नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर चल रही है आरएएस मेंस की रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं लॉ फॉर आरएएस मेंस। तो आपका जो लॉ है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। तो आपका जो लेक्चर नंबर 3 है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। नंबर 1 हम डील करेंगे राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट से, और उसके बाद में हम देखेंगे राजस्थान टेनेंसी एक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखने वाले हैं राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। तो देखिए, पहले इसका नाम समझने की कोशिश करते हैं। राजस्थान मतलब कि ये एक स्टेट सेंट्रिक लॉ है। किस विद इन दी राजस्थान ही इसके सारे पावर्स फंक्शन किए जाएंगे। दूसरा आता है लैंड, मतलब कि स्टेट लेवल तक की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सबका यहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाएगा, वहाँ के मैप्स रखे जाएंगे। फिर आता है रेवेन्यू। इस एक्ट के अकॉर्डिंग रेवेन्यू का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर हमें स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी पेमेंट, रेंट, प्रीमियम या किसी भी तरह का प्राइस पे करना है तो वो सब रेवेन्यू माना जाएगा। आप देखिए इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू दी लैंड, मतलब कि लैंड हो गया। दूसरा, अपॉइंटमेंट एंड पावर एंड ड्यूटीज ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड विलेज सर्वेंट्स। अब क्योंकि ये एक स्पेशल लॉ है तो इसके लिए हमें एक स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश करना पड़ेगा, ये माना जाएगा रेवेन्यू कोर्ट। उसके बाद में अब सब कुछ स्पेशल है तो यहाँ के ऑफिसर्स को भी हम रेवेन्यू ऑफिसर्स बोलेंगे। फिर आता है यहाँ पे कुछ विलेज सर्वेंट भी होंगे जो कि लोअर लेवल पर सारे फंक्शन करेंगे, जैसे कि पटवारी हो गया, वो हम अभी आगे देखेंगे। फिर आता है प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैप्स एंड लैंड रिकॉर्ड्स। अब जो भी आपकी सारी प्रॉपर्टी है वो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, सेमी प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट हो सकती है। तो ऐसे में सारी प्रॉपर्टीज का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे कि हम खसरा नंबर कहते हैं, वो भी इसी एक्ट में दिया जाता है। हर प्रॉपर्टी का मैप यहाँ पर होगा, और हर एक का पट्टा, अगर आप में से किसी ने नाम सुना हो तो हमें जब भी कोर्ट में जाना होता है तो हमें वो खसरा नंबर और पट्टा लेकर जाना होता है, तो वो सारी चीजें इसी एक्ट में डील होती हैं। उसके बाद में है सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड रेंट, कि किसको कितना पे करना है। फिर आता है दी पार्टीशन ऑफ एस्टेट, मतलब कि कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, अब वो डिसाइड हो गया है, बट अब हमें उसका पार्टीशन कराना है। तो पार्टीशन करवाने के लिए हमें हमेशा स्टेट गवर्नमेंट या कलेक्टर का परमिशन चाहिए होती है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उनके अंडर है तो कहीं ना कहीं उनकी परमिशन के बिना ये काम नहीं हो सकता। फिर आता है दी कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। ये सिंपल सी लाइन इस एक्ट को थोड़ा सा वाइड बता देती है। अब आता है डेफिनेशन सेक्शन। सेक्शन नंबर 3 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ से हम करने वाले हैं नाजुल लैंड। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में से है, क्योंकि ये 2 बार प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुकी है, तो थर्ड टाइम क्यों नहीं हो सकती है, सिंपल सी बात है। अब देखिए नाजुल लैंड होती क्या है। इट मीन्स आबादी लैंड। आबादी लैंड मतलब कि पॉपुलेशन लैंड, जहाँ पे की पॉपुलेशन रह रही है विद इन द लिमिट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, विलेज, टाउन और सिटी, इनमें से किसी भी लेवल पर ये आपकी पॉपुलेशन लैंड, आबादी लैंड हो सकती है, वेस्टिंग इन दी स्टेट गवर्नमेंट। अब आता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इस पर्टिकुलर एक्ट में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हाईएस्ट अथॉरिटी माना जाता है, और ये फाइनल और बाइंडिंग रहेगा सबके ऊपर, इसकी कहीं कोई अपील नहीं हो सकती है। ये सेक्शन नंबर 4 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सारी चीजें बताई हुई हैं। सबसे पहले ये कहता है कि पूरे स्टेट ऑफ राजस्थान के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा। अब एपेक्स है तो एक ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इसका हेडक्वार्टर अजमेर में है, और ये बात आपका सेक्शन नंबर 6 बताता है। इसमें कौन कौन होगा, एक चेयरमैन होगा और 3 से 20 तक मेंबर्स होंगे। ये मेंबर्स पहले 15 हुआ करते थे, जो कि अमेंडमेंट से इंक्रीज कर दिए गए हैं। इसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर ऑफिस होल्ड करेंगे। अब यहाँ पर गवर्नर क्यों आया, क्योंकि ये एक स्टेट सेंट्रिक लॉ है। फिर आता है कि इसके अंदर जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स रहेंगे, अब हम उन्हें अलग अलग नाम से जानेंगे। रजिस्ट्रार हो गया, अदर मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स हो गए, और भी बहुत सारी अथॉरिटीज है। उन सबका जो अपॉइंटमेंट का काम है वो बोर्ड देखता है। फिर आ गया पावर्स ऑफ द बोर्ड, कि बोर्ड के पास क्या क्या पावर्स हैं। तो सबसे पहले तो अपील की पावर है, रिवीजन की पावर है, और रेफरेंस की पावर है। उसके बाद में जनरल सुप्रिंटेंडेंस ऑफ सब ऑर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट्स, मतलब कि काफी सारे अथॉरिटीज हैं तो काफी सारे कोर्ट स्टैब्लिश किए, उन सबका सुप्रिंटेंडेंस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है, क्योंकि वो एक एपेक्स अथॉरिटी है। उसके बाद में है पावर टू रेफर टू अ बेंच और डिसीजन इन केस ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन। अब देखिए बेंच क्या होती है। बेंच मतलब कि 2 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। अब 2 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है तो उनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिल्कुल हो सकता है, वो दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग ओपिनियन दे सकते हैं किसी भी केस में। तो ऐसे में जो बोर्ड है उनके पास कास्टिंग वोट की पावर रहती है, और उनका डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग माना जाएगा। फिर आती है सिंपल सी पावर, कि जो बोर्ड है उनको सारे रजिस्टर्स, बुक्स और अकाउंट्स मेंटेन करके रखने ऑन पेपर, उनके पास सारा रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी तो वो सारे मैप्स और लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रख पा रहे हैं। फिर आता है अदर पावर्स कन्फर्ड बाय द स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कोई और पावर भी उनको बता सकती है कि आपको ये भी एक्सरसाइज करना है। अब आता है रेवेन्यू कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स। अब यहाँ पे उनकी हायरार्की दे रखी है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, ये सारी चीजें। सबसे ऊपर आता है स्टेट लेवल, उसके बाद में डिवीजन और सब डिवीजन लेवल, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट, फिर आता है ब्लॉक लेवल, और फिर लास्ट में आपका आता है तहसील। तो ये आपका हो गया हायरार्की वाइज जो भी ऑफिसर्स और कोर्ट्स रहेंगे।
अब आती है रेवेन्यू एपिलेट अथॉरिटी। तो देखिए सबसे पहले तो जैसा कि यहाँ भी लिखा है और आगे भी हम देखेंगे कि यहाँ पे मोस्टली जो काम है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है और जो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही है वो आपके कलेक्टर करते हैं। रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी में कम से कम 3 मेंबर्स होंगे। ये भी सेम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरह ही सारी पावर्स रखता है, अपील, रिवीजन और रेफरेंस की, या फिर कोई और मैटर्स जो कि स्पेसिफिकली लॉ में बताए गए हों। फिर आता है सेटलमेंट कमिश्नर। अब देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सेटलमेंट कमिश्नर मतलब कि सेटलमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी काम है विद इन द स्टेट होगा तो वो सेटलमेंट कमिश्नर करेंगे। फिर आता है डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। अगेन ये भी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि लैंड रिकॉर्ड्स, कुछ सर्वे हो गया या मेंटेनेंस या प्रिपरेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हो गए, वो भी विद इन द स्टेट होगा, तो वो सारी चीजें कौन करेगा? डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। अब आता है फॉर्मेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ पटवारी सर्किल, जिसे हम पटवारी हल्का भी कहते हैं। ये कहता है कि जो डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड है, जो कि हम अभी अभी देख कर आए हैं, वो विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये भी हम जानते हैं, वो अपॉइंट करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में पटवारी सर्कल्स। अब देखिए इसका क्यों किया जाता है ये, मान लीजिए ये आपका एक बड़ा सा स्टेट है, इसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, बट अगर डिस्ट्रिक्ट भी हमने डिवाइड कर दिए तो उनको भी मैनेज करना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए छोटे छोटे एरियाज को डिफाइन कर दिया गया है, ऐसे उनको पटवारी सर्कल हम बोलेंगे, और उस पर्सन को जो इन पटवारी सर्कल्स को मैनेज करेगा उसको हम पटवारी बोलेंगे। इसीलिए छोटी छोटी चीजों में डिवाइड कर दिया ताकि हर पर्सन अपना काम अच्छे से करे और हर जगह की चीजें मैनेज भी हो जाए। अब देखिए अपॉइंटमेंट कौन करता है पटवारी की? कलेक्टर अपॉइंट करता है उस पर्टिकुलर एरिया के सारे काम के लिए। देखिए फॉर द कलेक्शन ऑफ ऑल रेंट, रेवेन्यू एंड अदर डिमांड ड्यू फ्रॉम द लैंड होल्डर्स एंड टेनेंट्स ऑफ द सर्किल फॉर विच ही इज अपॉइंटेड। उस पर्टिकुलर सर्किल मतलब कि उतना एरिया उतनी टेरिटरी में काम करने के लिए पटवारी को अपॉइंट किया जाता है। अब आता है फॉर्मेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्शन सर्किल। जैसे हमने पटवारी सर्किल बनाया था वैसे ही लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्शन सर्किल होते हैं, इनका काम दूसरा होता है और पटवारी का काम दूसरा होता है। इनको भी हम अपॉइंट करेंगे विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ओनली, और कौन अपॉइंट करेगा? वही द डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड। अब जैसा कि वहां पे पटवारी सर्किल में पटवारी होता है, वैसे ही यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्शन सर्किल में लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर होता है, पर इनका एक और नाम है और वो है गिरद्वार कानूनगोस। तो हमें इस नाम से भी इनको याद रखना है। इनको भी कौन अपॉइंट करेगा? कलेक्टर अपॉइंट करेंगे उस पर्टिकुलर लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्शन सर्किल की चीजें मैनेज करने के लिए। अब आता है सदर कानूनगोस। अभी अभी हम क्या डील करके आए हैं? गिरद्वार कानूनगोस। अब हम डील करेंगे सदर कानूनगोस। इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, बस जो सदर कानूनगोस है वो अपर लेवल पे काम देखते हैं और जो पटवारी हैं जो गिरद्वार कानूनगोस है वो आपका लोअर लेवल पे काम देखते हैं। ये जो आपके सदर कानूनगोस है इनका काम होता है सुपरवाइज करना, और इनकी टेरिटरी क्या रहती है? वही डिस्ट्रिक्ट इनकी टेरिटरी रहती है। इन्हें अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड। ये एक से ज्यादा भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, बट इनका सिंपल सा काम है सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइज करने का, और इनके ऊपर कोई और ड्यूटीज भी लगाई जा सकती हैं कुछ भी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, जो कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को सही लगता है तो वो एडिशनली लगा सकती है। चैप्टर नंबर 4 बताता है प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू कोर्ट एंड ऑफिसर्स की। चैप्टर नंबर 5 में आपके अपील, रेफरेंस और रिवीजन से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट अपील, यहाँ की जो अथॉरिटीज है इनकी फर्स्ट अपील आएगी इन अथॉरिटीज के पास में। तहसीलदार की अपील आती है कलेक्टर के पास। एसडीएम, एडीएम और रेवेन्यू कोर्ट की अपील आती है रेवेन्यू एपिलेट अथॉरिटी और सेटलमेंट कमिश्नर। ये दोनों ही अथॉरिटीज हम पढ़ चुके हैं तो आप इन्हें रिकॉल कर पा रहे होंगे। फिर आता है सेटलमेंट ऑफिसर और कलेक्टर की अपील आएगी सेटलमेंट ऑफिसर के पास, सॉरी सेटलमेंट कमिश्नर के पास। ये देखिए ऑफिसर की अपील आ रही है कमिश्नर के पास। फिर है कमिश्नर, एडिशनल कमीशन, रेवेन्यू एपिलेट अथॉरिटी एंड सेटलमेंट कमिश्नर, इन सब की आएगी रेवेन्यू बोर्ड, और क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड हाईएस्ट अथॉरिटी है इनकी अपील कहीं नहीं जाती है। अब आ गया सेकंड अपील। सबसे पहले हमने देखा था कि इस साइड पे जो अथॉरिटीज थी उनकी अपील आ रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो अपील आई है उनकी भी सेकंड अपील हो सकती है, तो कुछ कुछ जो कि एक्ट में दी गई है यहाँ पर है वो। कलेक्टर की अगर कोई अपील है तो उसकी सेकंड अपील हो सकती है रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी के पास। फिर सेटलमेंट ऑफिसर की अगर कोई ऑर्डर है तो उसकी अपील होगी सेटलमेंट कमिश्नर के पास। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है तो उसकी अपील होगी लैंड रिकॉर्ड डायरेक्टर के पास। फिर लास्ट में अगर कमिश्नर या रेवेन्यू एपिलेट अथॉरिटी का कोई भी ऑर्डर है उसके अंदर हमें सेकंड अपील करनी है तो वो आएगी रेवेन्यू बोर्ड के पास, और रेवेन्यू बोर्ड की कोई अपील नहीं होती है। अब यहाँ पर कुछ टाइम लिमिट्स दे रखी है कि हमें कितने दिन में ये अपील फाइल करनी है। ये तो हमें समझ आ गया कि अपील फाइल करनी है, कितने दिन में करनी है। सेटलमेंट ऑफिसर, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर और डीएम, इन सब की अपील होगी 30 डेज में। फिर है कमिश्नर, डायरेक्टर और रेवेन्यू एपिलेट अथॉरिटी, इनकी होगी 60 डेज में। फिर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास अगर कुछ जाना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा टाइम पीरियड है, दैट इज 90 डेज। अब आती है कुछ नॉन अपीलेबल मैटर्स। क्योंकि हमने अपील देखी किसकी किसको जाती है और कितने टाइम में जाती है, मतलब कि इस एक्ट में अपील तो हो सकती है बट कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं जहाँ पर अपील नहीं होगी। तो ये देखिए सबसे पहले है सेक्शन नंबर 5 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट। ये सेक्शन अपने आप में ही प्रोहिबिटरी नेचर का है। ये बताता है कि किस
सूट और किस एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन की अपील नहीं हो सकती है और किस अपील और रिवीजन की अपील हो सकती है, ऐसा कुछ कुछ सेक्शन 5 में बताया हुआ है। बट वो आपको नहीं देखना, आपको सिर्फ इतना देखना है कि अगर कोई भी ऑर्डर जिसमें कि अपील एडमिट कर ली गई है फॉर रिव्यू, तो अब उसकी दूसरी अपील नहीं हो सकती। फिर आता है ऑर्डर रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन और रिव्यू। ये सेम चीज आपकी सीपीसी से उठाई गई है। अब सीपीसी बताता है कि अगर कोई भी रिव्यू का ऑर्डर था जिसे कि रिजेक्ट कर दिया तो उसकी अपील नहीं हो सकती। रीजन हमें जानना नहीं है, हमें सिर्फ इतना याद करना है कि ऐसा कोई ऑर्डर है जिसमें कि रिव्यू की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है तो अब उसकी अपील नहीं होगी। फिर है कि ऐसा कोई भी ऑर्डर जो कि इस एक्ट ने फाइनल बता दिया है, मतलब इसका एग्जांपल देखिए आप, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उन्होंने जो फाइनल डिसाइड कर दिया है वो बाइंडिंग रहेगा, उसकी कोई अपील नहीं हो सकती। मतलब कि ये एक्ट खुद बता रहा है कि वो फाइनल है तो उसकी कोई अपील नहीं हो सकती। फिर आता है इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर्स क्या होते हैं? इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। अगर आपने नाम सुना हो स्टे या इंजंक्शन ऑर्डर, वो इसी का एग्जाम्पल है। कोई भी केस मान लीजिए 10 साल तक पेंडिंग है, अगर उसमें 10 साल तक बहुत सारे इंटरिम ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं, हो सकता है 20 इंटरिम ऑर्डर्स दिए जा सकते हो। अब अगर उन 20 पे अपील आएगी तो फिर तो वो केस कभी डिसाइड नहीं हो सकता, इसलिए इंटरिम ऑर्डर्स पे कभी भी अपील नहीं होती है, वो सिर्फ एक रिलीफ के लिए ऑर्डर्स होते हैं। फिर आता है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 बात करता है लैंड की। तो पॉइंट नंबर 1 तो ये कह रहा है कि कोई भी रोड या कोई भी लैंड जिसका कोई नहीं है उसका स्टेट होगा। मतलब कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिसका हम पता नहीं लगा पा रहे हैं, कोई एनोनिमस ओनर है या फिर है ही नहीं, या फिर जो ओनर था उसके कोई लीगल हायर्स नहीं है, उनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे में वो सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी स्टेट के पास में। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है राइट टू ऑल मिनरल्स। अब देखिए यहाँ पे जो भी चीजें लिखी हुई हैं लाइन फर्स्ट और सेकंड में, मिनरल्स, माइंस, क्वारीज, फिशरीज, नेविगेशन, इरिगेशन इन और फ्रॉम अ रिवर, ये सारी पावर जो आपके हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की है। मतलब कि अगर हमें इनमें से कुछ भी यूज करना है तो हमें स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, और अगर हमने ऐसा कुछ यूज किया बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के तो वो एक ऑफेंस होगा, और ऐसे में जो कलेक्टर है वो हम पर पेनल्टी का ऑर्डर लगा सकते हैं। अब वो पेनल्टी कितने की होगी? 50 रुपीज पर टन, या फिर फ्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड और रिमूव, या तो 50 रुपीज लगा देंगे। अब देखिए 50 रुपीज बहुत कम है, क्योंकि उस जिस समय पर ये एक्ट बना था उस समय पर 50 रुपीज ज्यादा होते थे, आज उसकी वैल्यू इतनी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी रखा गया है कि और अ फ्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड और रिमूव्ड। मान लीजिए आपने कुछ 1000 रुपए का सामान निकाला तो आप पे उतनी पेनल्टी लगा दी जाएगी, या फिर अगर 1000 रुपए का सामान निकाला तो उससे कहीं थोड़ी ज्यादा लगा दी जाएगी, जरूरी नहीं है आपको 50 रुपीज ही दिए जाएंगे, ये अगेन कलेक्टर का डिस्क्रिप्शन है। अब आता है सेक्शन नंबर 90। सेक्शन नंबर 90 बात करता है लाइबिलिटी ऑफ ऑल लैंड टू पेमेंट और रेवेन्यू और रेंट। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी है स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उससे कोई भी पेमेंट या रेवेन्यू या रेंट मांग सकती है, अगर वो किसी भी तरह की ऐसी प्रॉपर्टी है तो हमें वो रेंट या रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को देना है। अगर हम नहीं देते हैं तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। अब जरूरी नहीं है कि हर प्रॉपर्टी को देना हो, कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं जैसे कि हर चीज के होते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया कि ऐसा कोई भी लैंड जो कि एग्जेम्प्टेड है, कैसे एग्जेम्प्ट हो सकती है, या तो बाय स्पेशल ग्रांट हो सकती है, या फिर जो कि कॉन्ट्रैक्ट विद स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर लॉ बताता हो। तो ऐसी तीनों चीजें जो कि एग्जेम्प्टेड मानी जाएंगी उनको कोई भी पेमेंट, रेंट या रेवेन्यू नहीं पे करना है। फिर आता है सेक्शन नंबर 90A। ये बताता है यूज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस। ये सेक्शन समझने के लिए आप एक छोटा सा एग्जांपल समझिए तो फिर आपको ये समझना इजी हो जाएगा। आप सभी ने सुना होगा कि जो फार्मर्स होते हैं उन्हें कम इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। ऐसी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं जहां पर कि फार्मर के फेवर में बात हो रही हो, उनके बेनिफिट में बात हो रही हो। जैसे कि अगर किसी नॉर्मल पर्सन को कोई गाड़ी लेनी है तो उनके लिए इंटरेस्ट अमाउंट अलग होता है, बट वहीं अगर फार्मर को ट्रैक्टर लेना है तो वो बहुत कम पैसों में उनको मिल जाता है। तो यही बात है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड होती है उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इसीलिए जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसे हम किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। ये हो गया आपका जनरल रूल। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि अगर कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसे हम किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं करेंगे एक्सेप्ट विद दी परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। या तो हम स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन ले ले, वरना हम यूज नहीं कर सकते। अब क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर है तो वो चाहे तो हाँ भी कर सकती है और मना भी कर सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट ये भी बोल सकती है कि ठीक है आपको हम परमिशन दे रहे हैं बट उसके बदले में आपको कुछ पेमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो तो एग्जेम्प्टेड है बाकी चीजों से। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या पे करने के लिए बोल सकती है? सबसे पहले अर्बन असेसमेंट, जो भी लिवाई होता है बनता है उस टाइम के अकॉर्डिंग, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। दूसरा, कुछ भी प्रीमियम अमाउंट मांग सकती है वो। अब ये जो होगा ये अगेन बेस इसका अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी कितनी है या फिर उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना नॉर्मली पे किया जाता है। ये सारी चीजें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने ऑफिशियल गैजेट में टाइम टू टाइम बताती रहती है, और ये उतना ही रीजनेबल लिया जाएगा, या फिर बोथ दोनों करने को भी कह सकती है। अब आता है कि हमने देखा सेक्शन 90 ये कहता है कि हम यूज नहीं कर सकते ऐसे किसी लैंड को, बट फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो यूज कर लेते हैं बिना परमिशन के, उन्हें एक बार में बात समझ नहीं आती। तो ऐसे में अगर वो बिना परमिशन के यूज कर लेते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट से उन्होंने परमिशन मांगी और स्टेट गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, उसके बाद में वो यूज कर रहे हैं, तो ऐसे पर्सन को चाहे वो उनकी खुद की ही प्रॉपर्टी हो, हम उनको ट्रेसपासर डिक्लेयर कर देंगे। और ट्रेसपासर कौन होता है? जो कि बिना किसी राइट के
लॉफुल अथॉरिटी ना होते हुए उस जगह पर रह रहे हो। मतलब कि आप ग्रेविटी समझिए इस ऑफेंस की। एक पर्सन है, उसकी खुद की लैंड है, बट जस्ट बिकॉज वो किसी और पर्पस के लिए उस लैंड को यूज कर रहा है, उसको उसी की लैंड से हम इविक्शन की राइट्स करते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में। देखिए अब यहाँ पर शैल बी लाइबल टू बी इजेक्टमेंट, मतलब कि उसे हम इविक्ट करवा सकते हैं। अब ये इविक्शन कब होगा और कब नहीं, वो सेक्शन नंबर 91 में दिया हुआ है। अब स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, ऐसे लोगों के लिए भी उनके पास एक तरीका है कि सबसे पहले तो तुमने परमिशन नहीं ली, या परमिशन रिफ्यूज होने के बाद भी तुम उस जगह पर रह रहे हो, पर ठीक है फिर भी तुम्हें परमिशन मिल जाएगी वहां पर रहने की। पर स्टेट गवर्नमेंट बदले में क्या बोलेगी, एक तो जो कि हमें बाय रूल पे करना था, जो भी हमने देखा था अर्बन असेसमेंट पे करना था या प्रीमियम पे करना था, अपार्ट फ्रॉम दिस इन एडिशन वो कुछ पेनल्टी भी लगा सकती है। अब वो पेनल्टी का डिस्क्रिप्शन पूरा पूरा स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। ये देखिए पेनल्टी फाइन पर लिखा हुआ नहीं है कितना, तो ये डिस्क्रिप्शन रहेगा। अब है सेक्शन नंबर 91, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड। अभी जो हमने देखा था कि खुद की प्रॉपर्टी होते हुए भी ट्रेसपासर बन गया, देखिए उसका नाम ही रख दिया है अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन, मतलब कि अब तो वो ऑथराइज्ड ही नहीं है। पर्सन हु ऑक्यूपाइज एंड कंटिन्यूज टू डू सो शैल बी रिगार्डेड एज ट्रेसपासर, ये हमने 90A में देख लिया है, एंड मे बी इविक्टेड। अब ये इविक्शन करेगा कौन, यहाँ पे आ जाती है आपकी नई अथॉरिटी और उसको कहते हैं तहसीलदार। इफ क्रॉप स्टैंडिंग बिल्डिंग एक्सेट्रा ऑन सच लैंड इज नॉट रिमूव्ड विद इन टाइम फिक्स। अब मान लीजिए दो तरह के ऑर्डर हो सकते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि जो अथॉरिटी है वो तहसीलदार है, तो तहसीलदार के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो दो चीजें कर सकती है, या तो डायरेक्टली खुद से हटा देगा या फिर कहेगा कि तुमको एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर दिया गया है, इतने में तुम हट जाओ वरना फिर हम तुम्हें हटाएंगे। तो जो टाइम फिक्स किया था, वैसे में अगर ट्रेसपासर कोई एक्शन नहीं लेता है तो ऐसे में वो जो सारी प्रॉपर्टी है वो सारी पावर्स चली जाती हैं कलेक्टर के पास, और कलेक्टर डिसाइड करेगा कि अब इस क्रॉप का क्या करना है या इस बिल्डिंग का क्या करना है। और इतना सब करने के बाद भी क्योंकि ट्रेसपासर बात नहीं मान रहा है, तो जो ट्रेसपासर है उसको हम पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं, कितनी, 50 टाइम्स द एनुअल रेंट। मतलब कि पूरे साल का एनुअल रेंट है, पूरे साल का जो रेंट है उसका 50 टाइम्स, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है, या फिर 50 टाइम्स ऑफ द असेसमेंट, कुछ भी मांग सकता है। अगेन ये डिस्क्रिप्शन है कलेक्टर का। फिर है बिफोर टेकिंग प्रोसीडिंग तहसीलदार शैल सर्व नोटिस टू दी ट्रेसपासर, क्योंकि ये सिंपल सी बात है कि जब भी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, चाहे वो फेवर में हो रही हो या अगेंस्ट में हो रही हो, हमेशा एक नोटिस सर्व होता है। तो यहाँ पर भी ट्रेसपासर को एक नोटिस दिया जाएगा। उस नोटिस के बाद भी यहाँ पर हमने देखा था ना टाइम फिक्स किया है और फिर भी उस तहसीलदार काम नहीं कर रहा है, तो वो यही बात है कि ट्रेसपासर को नोटिस दिया गया, उसके बाद भी उसने नहीं किया, और टाइम कितना है, 15 डेज। तो क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है, सबसे पहले तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जो कि 1 महीने से लेकर 3 साल तक की हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दी ग्रेविटी। दूसरा फाइन हो सकता है 20,000 तक का। और अब तीसरा वाला आता है, ये है तहसीलदार के लिए, ये ट्रेसपासर के लिए नहीं है, कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अगर उसने ही अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करी है तो उनको प्रिजन हो सकता है 1 मंथ तक का, और फाइन हो सकता है 1,000 रुपए तक का। अब आता है कि कोई भी लैंड जो कि स्पेशल पर्पस के लिए अलग से बताई गई है। अब देखिए कलेक्टर बता सकता है कि ये जो पर्टिकुलर लैंड है वो आपकी स्पेशल पर्पस के लिए। अब उसके एग्जांपल्स हैं कुछ, फ्री पैस्टरेज ऑफ कैटल, फॉरेस्ट रिजर्व, या फिर डेवलपमेंट ऑफ आबादी, या फिर एनी अदर पब्लिक या म्युनिसिपल पर्पस। एग्जाम्पल समझिए, अगर आपने देखा हो कि कुछ फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए हुए होते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पीछे आपको दिखाई दे रही है जमीन, ये गवर्नमेंट की है और इसे हम फॉरेस्ट एरिया के नाम से जानेंगे, या फिर हम इसे फॉरेस्ट रिजर्व कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए हुए होते हैं। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट उनको स्पेसिफाई कर देती है कि हमारी प्रॉपर्टी है, अब इसे तुम किसी और यूज के लिए नहीं करोगे। वैसे ही फ्री पैस्टरेज भी बनाए गए हैं, चारा गृह जिसे हम कहते हैं, कि कुछ ऐसी जमीन बनाई गई है जहाँ पर की कैटल्स आकर फ्री में अपना दाना लेकर जा सकते हैं। आबादी लैंड तो फिक्स होती ही है, तो वैसे ही कुछ और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये लिस्ट सिर्फ एग्जॉस्टिव हो, इतनी ही हो। तो ऐसी जो लैंड है अगर हम उसे यूज कर रहे हैं किसी और पर्पज के लिए जो कि उसका इनिशियली पर्पस नहीं था, तो ऐसे में हम विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ कलेक्टर ही वो कर सकते हैं, क्योंकि ये कलेक्टर की पावर थी, उन्होंने ही पर्पस डिफाइन किया था। फिर है कि स्टेट गवर्नमेंट और क्या क्या कर सकती है, स्पेशली फॉरेस्ट ग्रोथ को लेकर, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि हमें इन्वायरमेंट का भी थोड़ा सा ध्यान देना है, तो ऐसे में वो डिफॉरेस्टेशन रोकने के लिए मेजर्स लेगी, रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी, और इसीलिए इस एक्ट के अंदर कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एरिया को भी कवर किया गया है। पर ऐसा कोई रूल्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है और अगर उसका कोई ब्रीच करता है तो उनको क्या पेनल्टी दी जाएगी, 1,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है, और जो आपका मैक्सिमम है वो 1,000 रुपए तक का है। पर अगर पर डे किसी ने किया है तो वो 50 रुपए। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन आया आज, उससे हमने 50 रुपए ले लिए, उसे लगा इसमें तो क्या ही है, हो सकता है दोबारा ना हो, बट अगर वो 5 दिन तक आया तो उसे 50-50 करके 250 रुपए देने होंगे, और ये मैक्सिमम कितना जा सकता है, 1,000 रुपए तक जा सकता है। अब आता है सेक्शन 94A, ये बात करता है रोड साइड ट्रीज की। अगर आपने देखा हो कि ये जैसे रोड हो गई और उसके साइड में आपके ट्रीज लगाए गए होते हैं, यहाँ पे अलग अलग, ये छोटे ट्रीज भी हो सकते हैं और मीडियम साइज भी हो सकते हैं, बट ज्यादा बड़े नहीं होते ताकि वो ट्रैफिक में हिंडर ना करें। तो ये जो आपके ट्रीज होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट या म्यूनिसिपैलिटी का काम होता है। बट अगर इन्हें काटा जा रहा है, अब काट कौन सकता है, क्योंकि है तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ही, तो बाय दी ऑर्डर ऑफ कलेक्टर ये काटे जा सकते हैं। और अब ये जो टिम्बर निकल के आया है ये किसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट की।
अब है डेवलपमेंट ऑफ आबादी। आबादी क्या हो गया, वही पॉपुलेशन एरिया। तो स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, वो आबादी के लिए भी लैंड रिजर्व करके रख सकती है। जैसे कि उन्होंने फॉरेस्ट एरिया रिजर्व किया, जैसे उन्होंने पैस्चर लैंड रिजर्व किया, वैसे ही वो आबादी लैंड भी रिजर्व करेगी। जैसे कि हम जहाँ पर रहते हैं, मान लीजिए हम अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, तो ये जो कॉलोनीज हैं या जो सोसाइटीज बनाई गई हैं, ये उन्होंने क्लियर कर दी है कि ये पॉपुलेशन के रहने के लिए है। ये इसीलिए हम यहाँ पर आराम से रह पा रहे हैं। अदरवाइज हो सकता है किसी दिन लोग आके निकाल दें, अगर किसी ऐसी अनऑथराइज जगह पर रह रहे हो तो। यहीं पर आ जाती है आपकी अलॉटमेंट ऑफ नाजुल लैंड, क्योंकि नाजुल लैंड भी आबादी लैंड ही होती है। अब यहाँ पर डिफाइन किया गया है नाजुल लैंड को, ये हम सबसे पहले डील कर चुके हैं, तो इसे आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं बस। अब आता है नो पर्सन शेल ऑक्यूपाई एनी लैंड इन दी आबादी एरिया विदाउट फर्स्ट पेइंग सच सम। अब देखिए, अगर हम आबादी लैंड में भी रह रहे हैं, अगर आप में से किसी ने भी कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो तो उन्हें पता होगा, जैसे कि मान लीजिए ये एक घर है, किसी कॉलोनी के अंदर है। अगर ये घर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को भी बेच रहा है, तो उसके ऊपर कुछ रजिस्ट्री चार्जेस लगते हैं और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, जो कि हमें प्रॉपर्टी मान लीजिए 50 लाख की थी, वो तो पे करना ही है, उसके ऊपर कुछ अलग से चार्जेस हैं। तो वो सारा इस प्रीमियम में कवर होता है और वो सारा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। और ये जो रेट्स हैं, ये कौन फिक्स करेगा, ये कलेक्टर फिक्स करेगा। अब आता है चैप्टर नंबर 7। इट टॉक्स अबाउट सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशन। हमने देखा था कि जो डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सर्वे करेंगे और वो सारी चीजें लैंड रिकॉर्ड में लिख कर रखेंगे, ये उनका काम था। और ये करेगा कौन, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। अब देखिए कि लैंड, जो आपकी लैंड रहती है उसमें हम रिकॉर्ड ऑपरेशन करते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, डीमार्केटिंग बाउंड्रीज, प्रिपरेशन ऑफ मैप एंड फील्ड बुक। ये सारी चीजें बनाई जाएंगी, हर प्रॉपर्टी का बाउंड्री डिफाइन करेंगे, मैप बना के रखेंगे जिसे हम पट्टा कहते हैं। अब इसमें और क्या क्या इंक्लूडेड है, खेवत, खतौनी और माफी रजिस्टर। सबसे पहले खेवत। खेवत क्या होता है, इट इज अ रजिस्टर ऑफ ऑल स्टेट होल्डर्स इन द एरिया अंडर सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशन। जब भी हमको सर्वे या रिकॉर्ड ऑपरेशन करेंगे तो उसके अंदर हम ये चीज रजिस्टर कर लेंगे कि ये सारे पर्टिकुलर पर्सन स्टेट होल्डर्स हैं। इसमें और क्या क्या इंक्लूडेड होगा, इंटरेस्ट ऑफ ईच को शेयर। जैसे कि अगर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है तो वो भी उसमें मेंशन किया जाएगा, या फिर अगर कोई मॉर्गेजी जो कि पोजेशन में है, अभी प्रेजेंट टाइम पे पोजेशन में, वो चीज वहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी। या फिर कोई और पर्सन जो कि किसी और तरह से लैंड को होल्ड करके रखा हुआ है, अदर देन टेनेंट। बिकॉज जो टेनेंट वाली चीज है वो आपकी अलग एक्ट में कवर होती है। अगर वो एग्रीकल्चरल टेनेंसी है तो हम आज ही देखेंगे राजस्थान टेनेंसी एक्ट में। और अगर वो आपकी कमर्शियल टेनेंसी है या रेसिडेंशियल टेनेंसी है तो वो चले जाएगी राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में। तो अदर देन एस टेनेंट, जो भी पर्सन उस लैंड को होल्ड करके रखा हुआ है, वेदर ओनर या मॉर्गेज या कोई भी, तो वो सब इसमें मेंशन किया जाएगा। फिर आता है खतौनी। खतौनी मतलब कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, रजिस्टर ऑफ ऑल पर्सन कल्टीवेटिंग दी लैंड और अदरवाइज होल्डिंग और ऑक्यूपाइंग लैंड इन सच एरिया। उस पर्टिकुलर एरिया में, मतलब कि जहाँ पे कल्टीवेशन और ये सब होता है, उसको हम खतौनी कहते हैं और इस रजिस्टर में सब कुछ आएगा। फिर आता है माफी रजिस्टर, मतलब कि वो सारे पर्सन जो कि लैंड होल्ड करते हैं जहाँ पे कि कोई रेवेन्यू या रेंट देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ रेंट या रेवेन्यू है, वो सारी जो जगहों का रजिस्टर होता है उसे हम माफी रजिस्टर कहते हैं। ये तो नाम से भी समझ आ रहा है कि रेंट माफ कर दिया है, ऐसे हम याद रख सकते हैं इसको। फिर आता है चैप्टर नंबर 8 और सेक्शन 173 बात करता है सेटलमेंट ऑफिसर की। सेटलमेंट ऑफिसर हम डील कर चुके हैं। सेटलमेंट कमिश्नर हमने देखा था कि वो रिलेटेड टू सेटलमेंट थ्रू आउट दी टेरिटरी ऑफ राजस्थान ओनली, वहां पे जो काम करता है वो सेटलमेंट कमिश्नर होता है। वैसे ही सेटलमेंट ऑफिसर है, ये उससे लोअर लेवल पे होता है। ये पूरे विलेज, डिस्ट्रिक्ट या अदर लोकल एरिया, जो भी उसको जगह डिफाइन करके दी गई है उस पर्टिकुलर सेटलमेंट ऑफिसर को, वो वहां पे सेटलमेंट ऑपरेशन करता है। चैप्टर नंबर 9 बात करता है पार्टीशन ऑफ एस्टेट, जो कि हमने इसके ऑब्जेक्ट में भी देखा था। फिर चैप्टर नंबर 10 बात करता है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू और चैप्टर नंबर 11 बात करता है मिसलेनियस प्रोविजंस के बारे में। अब है क्रिटिसिज्म। ये तो हमें एक्ट पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया होगा कि इस एक्ट को क्रिटिसाइज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। आउटडेटेड प्रोविजन। सबसे पहली बात तो, अगर हम ये सारे क्रिटिसिज्म साइड में हटाकर देखें तो हमारे दिमाग में कुछ डायरेक्ट क्रिटिसिज्म आती है कि जो पेनल्टी थी वो 50 रुपए की थी। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी पर्सन पे हम 50 रुपए की पेनल्टी लगाएंगे तो उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो तो सोचेगा कि ठीक है मैं बार बार कर लेता हूँ, क्योंकि ये पेनल्टी इतनी ज्यादा नहीं है कि उस पर्सन को अफेक्ट कर सके। दूसरा, इसमें काफी सारी अथॉरिटीज हैं जो कि अपने आप में प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। एक नॉर्मल पर्सन को वो प्रोसेस समझने में ही टाइम लग जाएगा। और अब देखते हैं इसके एक्चुअल क्रिटिसिज्म क्या है। देखिए, आउटडेटेड प्रोविजन, ये तो हमें समझ आ ही रहा है कि इतना पुराना एक्ट है, हमने इसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स भी किए, बट पूरा तरह से वो ठीक नहीं हुआ है, तो हमें एक ऐसे नए लॉ की जरूरत है। फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, इतने सारी अथॉरिटीज है, इतने सारे लेवल्स हैं। फिर है इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। लैंड को भी कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। लैक ऑफ इन्फोर्समेंट, ये तो अकाउंटेबिलिटी फैक्टर की वजह से आ ही जाता है। अब इतनी सारी अथॉरिटीज है तो काम कहीं ना कहीं अकाउंटेबल नहीं है वो लोग अपने काम के लिए। फिर है लिमिटेड फोकस ऑन इन्वायरमेंटल कंसर्न। प्रेजेंट टाइम में जो इन्वायरमेंट कंसर्न है ये एक बहुत ही मेजर और हॉट टॉपिक है। इस पे तो हर एक एक्ट को काम करना चाहिए। हमने देखा है कि इसमें भी कहीं कुछ प्रोविजन दे रखे हैं फॉरेस्ट एरिया को लेकर, पर वो एफिशिएंट नहीं है, ना ही तो उनसे पूरा काम चल सकता है, और जो है वो भी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। उसके बाद में है इनइफेक्टिव एक्शन ऑन एविक्शन ऑफ ट्रेसपासर्स। हमने ट्रेसपासर तो बता दिया था कि अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड को
नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज कर रहा है सेक्शन नंबर 90A में, बट उनका इनइफेक्टिव एक्शन है, प्रॉपरली बताया भी है तो फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, या फिर जो गवर्नमेंट लैंड पे इंक्रोचमेंट हो रहा है उसके रिगार्डिंग ज़्यादा अच्छी स्ट्रिक्ट पेनल्टी या स्ट्रिंजेंट प्रोविजन नहीं दिए गए हैं। फिर है डिले इन रिपोर्टिंग एंड डिस्पोजल ऑफ केसेस। सबसे पहले आज के टाइम पे अगर कोई सबसे ज़रूरी बात है कि अगर हम जस्टिस सीख कर रहे हैं तो वो हमें स्पीडी ट्रायल पे मिलना भी चाहिए, बट यहाँ पे काफ़ी डिले हो रहा है, तो ये अपने आप में इसका क्रिटिसिज्म है। तो देखिए यहाँ पर खत्म होता है हमारा राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 3 का सेकंड पार्ट, दैट इज राजस्थान टेनेंसी एक्ट। अब देखिए अगेन हम सबसे पहले नाम समझ लेते हैं ताकि पूरा एक्ट समझने में कहीं कोई दिक्कत ना आए। टेनेंसी, अब टेनेंसी ना दो तरह की हो सकती है, एक होती है आपकी एग्रीकल्चरल टेनेंसी, तो जो आपकी एग्रीकल्चरल टेनेंसी रहेगी वो यहाँ पे कवर होगी, और दूसरा आता है आपकी रेसिडेंशियल या कमर्शियल टेनेंसी, वो आपका दूसरा चला जाता है दूसरे वाले एक्ट में, पर हम आज सिर्फ देखेंगे एग्रीकल्चरल टेनेंसी के बारे में। तो देखिए दिस एक्ट कंसोलिडेट्स एंड अमेंड्स द लॉ रिलेटिंग टू टेनेंसीज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड प्रोवाइड फॉर सर्टेन मेजर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। अब क्योंकि ये लैंड की ही बात कर रहा है तो कुछ मेजर्स फॉर लैंड रिफॉर्म्स भी बताए गए हैं यहाँ पर। ये एक्ट कब पास हुआ था? 14 मार्च 1955 को। अब आता है प्रीलिमिनरी सेक्शन। जो आपका प्रीलिमिनरी पार्ट है उसमें बहुत कम इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, बट जो डेफिनेशन पार्ट है वहां से हमेशा ही क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले एग्रीकल्चरल ईयर क्या होता है? ईयर कमेंसिंग ऑन 1 जुलाई एंड एंडिंग ऑफ 30th डे ऑफ जून। ये पूरा एक साल का साइकिल होता है, जैसे नहीं होता कि धरती पूरा घूम के एक ही जगह पर आ जाती है, वैसे ही ये एक साल का साइकिल होता है। 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून को ये खत्म होता है, तो ये पूरा एक साल का साइकिल बन जाता है, इसे हम एग्रीकल्चरल ईयर कहते हैं। फिर है एग्रीकल्चर क्या होता है? अब एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्योंकि ये उसी से डील करता है तो यहाँ पर इसको बहुत ही वाइड तरह से बताया गया है। सबसे पहले इट इंक्लूड हॉर्टिकल्चर, कैटल ब्रीडिंग, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट। मतलब अगर ब्रीफली देखा जाए तो सब कुछ कवर कर दिया है। फिर आता है बिस्वेदार। अब यहाँ से आपके जैसे कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में अथॉरिटीज थी, वैसे ही यहाँ से आपका कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट होती है टेनेंसी एक्ट में। बिस्वेदार क्या होता है? on whom a village or portion of a village on any part of the state is settled on बिस्वेदारी सिस्टम। मतलब कि अभी हम इसमें देखेंगे अलग अलग सिस्टम होता है, जैसे कि जागीरदारी, जमींदारी, बिस्वेदारी सिस्टम। तो बिस्वेदारी सिस्टम में जिसके पास एक पूरा पार्ट होता है विलेज का या फिर एक छोटा सा पोर्शन होता है, वो पर्सन माना जाएगा बिस्वेदार, एंड हु इज रिकॉर्डेड एज अ बिस्वेदार और एज अ ओनर इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। बिस्वेदारी सिस्टम में वो ओनर माना जाएगा उस पर्टिकुलर पोर्शन का। फिर आता है एस्टेट। एस्टेट का मतलब क्या होता है? देखिए जागीर लैंड और इंटरेस्ट इन जागीर लैंड हेल्ड बाय अ जागीरदार। बिस्वेदार बिस्वेदारी सिस्टम, जागीर लैंड जागीरदार शैल इंक्लूड लैंड और इंटरेस्ट इन लैंड बाय बिस्वेदार, जमींदार और लैंड ओनर। इन सबके पास कहीं ना कहीं ओनर फॉर रिकॉर्ड ऑफ राइट के राइट रहते हैं। फिर है इजारा और ठेका। अब वैसे ही इनको बोल देंगे हम इजारदार और ठेकेदार। अब देखिए इसको समझने के लिए, ये तो आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना होगा, मैं सिर्फ आपको रिलेट करके बताती हूँ। मान लीजिए कोई पर्सन है उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, बट उसने एक फार्म ले रखा है किसी और से, अब वो वहां पर खेती करता है और उसका कुछ फ्रैक्शन या कुछ अमाउंट जो कि वो डिसाइड करते हैं वो एज अ रेंट या पेमेंट दूसरे पर्सन को देता है, वो सारा आपका आ जाता है इजारा और ठेका में, और ये लोग जो काम करते हैं वो हो जाएंगे आपके इजारदार और ठेकेदार। देखिए अब फार्म और लीज ग्रांटेड फॉर द कलेक्शन ऑफ रेंट, द एरिया ऑफ विच एन इजारा और ठेका रिलेट shall be called the इजारा और ठेका एरिया, एंड इजारदार और ठेकेदार shall mean the person to whom such इजारा और ठेका is granted। सारा समझ में आ गया एक ही बार में। फिर आता है खुदाकश, जो कि खुद अपनी जमीन पर खेती करता हो। shall mean land in any part of the state cultivated personally by an estate holder। मतलब कि जो खुद अपनी लैंड पर खेती कर रहा हो उसे हम खुदाकश कहेंगे। फिर है सायर। सायर मतलब shall include whatever is to be paid by a lease or license on account of right to gather from unoccupied land। मतलब कि ये तो अगेन हम सबने देखा है सुना है, हम सिर्फ इसे रिलेट करेंगे। कोई भी अनऑक्यूपाइड लैंड है, मान लीजिए कोई हम गांव में गए, वहां पर एक लैंड है जिसका कि पता नहीं है ये किसने किसकी है, या फिर वो अभी के लिए अनऑक्यूपाइड है, तो वहां पर हम बहुत सारे देखेंगे गाय भैंस चली जाती हैं चढ़ने के लिए, या फिर वहां पर मान लीजिए जो भी कुछ फ्रूटफुल है हम उन चीजों को उठाकर ले आते हैं क्योंकि वो भी अनऑक्यूपाइड लैंड है, उसका कोई ओनर फिक्स नहीं है, तो वो आपका सारा आ जाएगा सायर में। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है? पेड बाय लीज और लाइसेंस। मतलब कि अगर किसी पर्सन को वो दिया हुआ है कि ठीक है आप इसके फ्रूट्स यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो उसे हम सायर कहेंगे। अब वो फ्रूट्स लिमिटेड नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि ग्रास, थैचिंग ग्रास, वुड, फ्यूल, फ्रूट्स, फ्लैक्स, गम, पाला, पानी, वाटर नट्स, या फिर कुछ भी और। फिर आता है सब टेनेंट। अब देखिए एक होता है आपका टेनेंट और उसके बाद में होता है आपका सब टेनेंट। टेनेंट जो कि सबसे पहले डायरेक्टली ओनर से डील करता हो, मतलब कि जो टेनेंट है वो तो डायरेक्टली ओनर से डील करेगा, ओनर और टेनेंट के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। फिर आता है अगर टेनेंट किसी को सबलेट कर देता है तो वो आपका माना जाएगा सब टेनेंट, और जैसा कि ओनर और टेनेंट के बीच में रिलेशनशिप होता है वैसे ही आपका सब टेनेंट और टेनेंट के बीच में होता है।
और अगर हम देखें टेनेंट और सब टेनेंट का रिलेशन, तो ऐसे में जो टेनेंट है वो एक मालिक की तरह हो जाता है और जो सब टेनेंट है वो एक टेनेंट की तरह हो जाता है, और यहाँ पे जो सब टेनेंट है वो रेंट देगा टेनेंट को। फिर है नल बात। नल बात मतलब ये एक ऐसा रिलीफ है जो कि उन लोगों को दिया जा रहा है जिनके पास खुद के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है खेती करने के। ये ऐसा गाँवों में बहुत देखने मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक लैंड है, मान लीजिए ऐसी दो लैंड है, एडजेसेंट लैंड है। ये पर्सन बहुत पैसे वाला है, इसके पास तो कुआं है, बट इधर वाले जो पर्सन है इसके पास कुआं नहीं है। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों डिसाइड करेंगे अपना एक सेम कुआं बनाकर, या फिर इसी के कुएं से ये भी पानी ले लेगा और कहेगा कि ठीक है आई विल पे यू सर्टेन अमाउंट, की ठीक है मैं आपको इतना पैसा दे देता हूँ। तो वो जो कुआं यूज करने के लिए जो भी सर्टेन पेमेंट डिसाइड हुआ है उसे हम कहते हैं नल बात। शैल मीन अ पेमेंट इन कैश और इन काइंड, या तो वो पेमेंट हो सकता है या फिर वो कहेगा कि तुम्हारे यहाँ पे इतनी खेती हुई है तो मुझे उसका 5% या 10% जो भी फ्रैक्शन डिसाइड होता है वो दे देंगे टू दी ओनर ऑफ अ वेल बाय सम पर्सन फॉर यूजिंग दैट वेल फॉर इरीगेशन। मतलब कि इरीगेशन पर्पज के लिए अगर हमने वो यूज किया है तो उसके लिए हमें कुछ भी इन कैश या फिर इन काइंड पे करना है। अब आता है चैप्टर नंबर 2, ये बात करता है खुदाकश। खुदाकश कौन होता है, जो कि खुद की लैंड को पर्सनली कल्टीवेट करता है। मेंशंस अबाउट खुदाकश के राइट। अब अगर उसी का चैप्टर है तो उसके राइट, सक्सेशन, ट्रांसफर, ये सारी चीजें यहाँ पर डील की गई हैं। फिर है एक्सटेंशन ऑफ खुदाकश राइट कैन टेक प्लेस ड्यू टू सम पर्टिकुलर रीजन। अब वो रीजन अलग अलग हो सकते हैं, हमें उसके डेप्थ में जाने की इतनी जरूरत नहीं है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि खुदाकश के जो राइट्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, मतलब कि डायरेक्टली ट्रांसफरेबल नहीं है एक्सेप्ट बाय द गिफ्ट फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनेंस। गिफ्ट भी हम कब दे पा रहे हैं, फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनेंस। इसका सिमिलर प्रोविजन आपका दिया हुआ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। बट आपको सिर्फ इतना से याद रखना है कि अगर यहाँ पर गिफ्ट के लिए हम वो प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो उससे जो कंडीशन अप्लाई होगी वो होगी मेंटेनेंस की कंडीशन। और इसमें एक्सचेंज भी हो सकता है, पार्टीशन भी हो सकता है, और गिफ्ट भी सेम कंडीशन पे रिलाई करेंगे ये भी। फिर है, अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंस वाला पॉइंट है, ऑन द रिजम्पशन और एबॉलिशन ऑफ एन एस्टेट होल्डर होल्डिंग खुदाकश। अगर रिजम्पशन या एबॉलिशन हुआ है किसी स्टेट का और अगर खुदाकश के पास थी तो वो तो बन जाएगा खातेदार टेनेंट, बट अगर वहीं वो एस्टेट होल्डर जमींदार या बिस्वेदार थे तो वो बन जाएंगे मालिक आफ्टर एबॉलिशन ऑफ एन एस्टेट। यहाँ पे मालिक का मतलब डायरेक्टली ओनर नहीं है, ये एक नाम दिया गया है, इसे आप लिटरल सेंस में यूज ना करें। फिर है मालिक हैज ऑल द राइट्स कंफर्ड एंड सब्जेक्ट टू ऑल द लायबिलिटीज इम्पोज्ड ऑन अ खातेदार टेनेंट बाय और अंडर दिस एक्ट। खातेदार टेनेंट कौन बना था, ये देखिए खुदाकश। तो ये आपस में बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोविजन है, इन्हें आप एक पेपर पे सारी अथॉरिटीज या सारे पर्सन के नाम एक साथ लिख लेंगे तो शायद आपको याद करने में थोड़ी ईजी हो जाएगा। फिर है क्लासेस ऑफ टेनेंट। टेनेंट की भी यहाँ पर 4 क्लासेस बता रखी हैं। सबसे पहला आता है मालिक, जो कि अभी अभी हम डील करके आए हैं। ऑन एबॉलिशमेंट ऑफ जागीरदार एंड जमींदार सिस्टम, इनको मालिक बताया गया था। फिर आता है खुदा कष्ट का आसामी। खुदा कष्ट कौन, जो कि पर्सनली कल्टीवेट कर रहा है, इसे हम कहते हैं टेनेंट ऑफ खुदा कष्ट। मतलब कि अगर खुदा कष्ट ने भी किसी को टेनेंट पे लेट पे दे दिया है, इट मीन्स होल्डर ऑफ खुदा कष्ट, मतलब कि खुदा कष्ट था, उसने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे दी है, अब वो टेनेंट है, तो अब जो प्रेजेंटली उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है वो हो जाएगा टेनेंट ऑफ खुदा कष्ट। फिर है खातेदार आसामी और गैर खातेदार टेनेंट। ये दोनों सेम है बट ये दोनों ही थोड़े से ऑपोजिट प्रोविजन है। खातेदार आसामी को हम कहते हैं खातेदार टेनेंट और दूसरा होता है गैर खातेदार टेनेंट। इन दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि इनका जो नाम होता है वो गवर्नमेंट अकाउंट्स में रजिस्टर्ड होता है और इनका जो नाम है वो अकाउंट में रजिस्टर्ड नहीं होता है। अब देखिए सब टेनेंट्स, इट मीन्स अ पर्सन हु रिसीव्स लैंड फ्रॉम सच टेनेंट्स। ये जो टेनेंट और सब टेनेंट का रिलेशनशिप है ये भी हम ऑलरेडी देख कर आए हैं तो ये आपको पता है। अब आता है नो खातेदार राइट शेल अक्रू टू एनी टेनेंट टू हुम लैंड इज लेट आउट टेम्परेरीली। अब देखिए ये मैटर करता है कि अगर किसी को टेम्परेरीली लैंड दी गई है तो वहां से खातेदार राइट्स नहीं आ जाते हैं किसी के पास में। अगर टेम्परेरीली कहाँ कहाँ पर दी गई है, ये अगेन कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये बहुत सारी जगह पर हो सकता है। केनाल, भाखड़ा चंबल या फिर जवाई प्रोजेक्ट एरिया या फिर ऐसा कोई अदर एरिया जो कि स्टेट गवर्नमेंट बताती है, तो ऐसे में वो राइट्स टेम्परेरीली दिए जाएंगे और वो अक्रू नहीं होते हैं। अब है कि और कौन कौन सी जगह है जहाँ पर खातेदारी राइट्स अक्रू नहीं होंगे। सबसे पहले पैस्चर लैंड, ये हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो कलेक्टर होता है वो बताता है कि कौन सी पैस्चर लैंड होगी और वो हम बिना कलेक्टर की परमिशन के यूज नहीं कर सकते। दूसरा आता है लैंड विद इन द लिमिट्स ऑफ कैंटोनमेंट, ये अगेन अगर डिफेंस एरिया और वो सारी चीजें हैं तो वो गवर्नमेंट के अंडर ही आएंगी और ये तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाती हैं। फिर है लैंड इंक्लूडेड विद इन रेलवे बाउंड्रीज, ये भी गवर्नमेंट का हो गया। म्यूनिसिपल ट्रेंचिंग ग्राउंड, ये भी गवर्नमेंट का हो गया। फिर है शिफ्टिंग और अनस्टेबल कल्टीवेशन, तो ये भी हम खुद से खातेदारी राइट्स अप्रूव नहीं करवा सकते हैं यहाँ पे। फिर है लैंड यूज फॉर कल्टीवेशन इन बेड ऑफ रिवर। अब देखिए जब भी कोई रिवर के आसपास वाली जगह है तो वो कभी भी फिक्स नहीं होती क्योंकि वहाँ पे अलूवियन और डिलूवियन होता रहता है। जैसे जैसे रिवर का कोर्स चेंज होता है या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से या वेदर की वजह से ये चीजें चेंज हो जाती हैं। फिर है लैंड विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ एनी गवर्नमेंट फॉरेस्ट। गवर्नमेंट फॉरेस्ट है तो अगेन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वो गवर्नमेंट का एरिया है तो वहाँ पे खातेदारी राइट्स हम अप्रूव नहीं करवा सकते हैं। फिर आता है चैप्टर नंबर 3A, इट टॉक्स अबाउट कन्फर्मेंट ऑफ राइट्स। ये कहता है कन्फर्मेंट ऑफ राइट्स ऑन सर्टेन सब टेनेंट्स एंड टेनेंट्स
ऑफ खुदाकश्त, यहाँ पे बात की गई खुदाकश्त के टेनेंट या सब टेनेंट की, ऑन पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन, मतलब कि आप दे तो सकते हैं बट आपको कुछ कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। जैसे हमने पहले नहीं देखा था कि अगर ये हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट में देखा था कि अगर कोई एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए लैंड है उसे हम दूसरे पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो यू कैन यूज बट स्टेट गवर्नमेंट को उतना पे कर दो, तो वो यहाँ पर कॉम्पनसेशन बताया गया है। अगर अनइरीगेटेड लैंड है तो 15 टाइम्स हमें देना होगा, वहीं अगर इरीगेटेड लैंड है तो हमें 20 टाइम्स अमाउंट देना होगा। और इम्प्रूवमेंट अगर किसी ने करवाया है तो वो नेशनल प्रॉफिट में कवर हो जाता है, उसका सेट ऑफ हो जाता है, तो उतना अमाउंट आपका कम हो जाएगा। फिर है नल बात, मतलब कि अगर कुआं यूज कर रहे हैं अपन इरीगेशन के लिए, उसके लिए कुछ अमाउंट देना है, तो ऐसे में जो कॉम्पनसेशन रहेगा वो 10 टाइम्स रहेगा। तो कॉम्पनसेशन 3 तरह से डिफाइन है, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स और 20 टाइम्स। फिर है चैप्टर 3B, ये बात करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन होल्डिंग लैंड इन एक्सेस ऑफ सीलिंग एरिया। अब देखिए टैक्स एवेड करने के लिए बहुत सारे लोग, इसके लिए भी अलग से एक्ट बनाए गए। हमें सिर्फ इतना सा जानना है कि अगर किसी पर्सन को बताया गया है कि आपके लिए सीलिंग लिमिट ये है, आप इससे ज्यादा लैंड होल्ड नहीं कर सकते, तो वो पर्सन उससे ज्यादा लैंड होल्ड नहीं कर सकता है। अगर वो करता है चाहे खुद के नाम से या किसी और के नाम से, खुद से कर रहा है तो डायरेक्टली ऑफेंस हो जाएगा, किसी और के नाम से कर रहा है तो जब वो बेनामी एक्ट में कवर होगा तब हो जाएगा। दोनों ही तरीके से ये रेस्ट्रिक्टेड है और ये ऑफेंस है। फिर आता है प्राइमरी राइट्स ऑफ टेनेंट या फिर लैंड होल्डर, दोनों के राइट्स बताए गए हैं चैप्टर नंबर 3C में। सबसे पहले रेसिडेंशियल हाउस का राइट है, फिर है रिटन लीज एंड इट्स काउंटर पार्ट। तो ये देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है रिटन, जब भी कोई अग्रीमेंट होएगा लैंड से रिलेटेड तो वो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि वो रिटर्न ही होगा, अदरवाइज लोग बाद में बदल जाते हैं, हॉस्टाइल हो जाते हैं। फिर है अटेस्टेशन, जब भी किसी प्रॉपर्टी का मैटर होता है तो या तो हम उसे रजिस्टर करवाएं या फिर हम एटलीस्ट उसको अटेस्ट तो करवाएं ही करवाएं। तो देखिए अटेस्टेशन इन ल्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर आता है प्रोहिबिशन ऑफ प्रीमियम और फोर्स लेबर, फोर्स लेबर तो प्रोहिबिटेड है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद बताता है। फिर है प्रोहिबिशन ऑफ पेमेंट अदर देन दी रेंट, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका रेंट है वो या तो कलेक्टर फिक्स करता है उस पर्टिकुलर एरिया या उस पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग, या फिर स्टेट गवर्नमेंट विद टाइम टू टाइम अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल के बता देती है और सबको वही रीजनेबल रेंट, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क करके वही मैनेज करना होता है। बट अगर कोई पर्सन एक्स्ट्रा मांग रहा है तो वो प्रोहिबिटेड है और वो ऑफेंस हो जाएगा। फिर है राइट टू यूज द मटीरियल इन कनेक्शन विद हिज रेसिडेंशियल हाउसेज। फिर है एक्विजिशन ऑफ राइट टू नलबात, ये नलबात का भी राइट है। फिर लास्ट में है ब्रिंगिंग डेक्लेरेटरी सूट। ये देखिए डेक्लेरेटरी सूट एक अलग कॉन्सेप्ट है बट यहाँ पे ब्रीफ में बताया गया है। डेक्लेरेटरी सूट क्या होता है, मान लीजिए किसी की लैंड है, अब कोई दूसरा पर्सन उसे या तो ट्रेसपास कर चुका है या फिर उसने गलत तरह से वो लैंड ले ली है और अब वो देने को मना कर रहा है कि मैं तो नहीं दूंगा, ये तो मेरी लैंड है। तो ऐसे में जो ओनर रहेगा, जो लैंड लॉर्ड रहेगा, वो जा सकता है कोर्ट के पास और कह सकता है कि वो जो पर्सन है वो मेरे लीगल राइट या कैरेक्टर को डिनाई कर रहा है, आप मुझे रिलीफ दो, आप ये डिक्लेयर कर दो कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और बाकी सबको यहाँ से एक्सक्लूड कर दो। तो ऐसा करके डिक्लेरेटरी सूट्स होते हैं। चैप्टर नंबर 4 टॉक्स अबाउट डिवोल्यूशन, ट्रांसफर, एक्सचेंज एंड डिवीजन। इसमें कह रहा है कि जो टेनेंट का राइट है, जो इंटरेस्ट है, वो हेरिटेबल तो है बट ट्रांसफरेबल नहीं है। अब ये जो दो वर्ड्स हैं इसे हम इस तरह से समझते हैं, मान लीजिए एक पर्सन है एक्स, ये एक पर्सन है एक्स, अब इसके पास जो इंटरेस्ट है ना वो हेरिटेबल है बट ट्रांसफरेबल नहीं है, ये कहीं पर टेनेंट है, मान लीजिए इसकी डेथ हो जाती है, अब इसकी डेथ हो जाती है तो इसका जो बेटा है या इसके जो फैमिली है जिसके पास भी हेरिटेज हेरिटेबल राइट्स आ रहे हैं, सक्सेशन के बाद जो राइट्स आ रहे हैं, मतलब कि इसमें जो भी कोई इसके लीगल हायर्स है उनके पास जो राइट्स आ रहे हैं उनके पास वो टेनेंसी आ जाएगी, वो टेनेंसी यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होती है बट ये ट्रांसफरेबल नहीं है, मतलब कि एक्स की डेथ के बाद वो किसी और को नहीं जा सकती, या फिर एक्स अभी अलाइव है वो ऐसे में अपनी टेनेंसी किसी और को नहीं दे सकता, टेनेंसी देने के लिए तो उसको लैंडलॉर्ड या ओनर की परमिशन चाहिए ही होगी। तो ये मतलब होता है हेरिटेबल और नॉन ट्रांसफरेबल। हेरिटेबल मतलब ऑटोमेटिकली चली जाएगी, उसके बाद जिसका भी राइट है वो खुद से ट्रांसफर नहीं कर सकता। ही कैन डिवॉल्व, ट्रांसफर, एक्सचेंज और डिवाइड हिज लैंड होल्डिंग, मतलब कि वो टेनेंसी ट्रांसफर नहीं कर सकता बट हिज लैंड होल्डिंग, उसका जो पर्सनल राइट है वो ट्रांसफर कर सकता है, वो किसी को भी दे सकता है। अब देखिए ये आता है इस एक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ कि ये ऐसे लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट कर रहा है जो कि जिस समय पर ये एक्ट बना था उस टाइम पे ये बहुत जरूरत थी। यहाँ पर सेल, गिफ्ट और बीक्विस्ट, बीक्विस्ट क्या होता है, ट्रस्ट में जो हम प्रॉपर्टी देते हैं, वो सब पे थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। किस किस के लिए, 3 लोगों के लिए, एससी, एससी और सहारिया। इनका साफ साफ कहना ये है इस एक्ट के अंदर कि अगर कोई एससी है, मान लीजिए कोई शेड्यूल कास्ट है, तो वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट को ही अपनी लैंड दे सकता है, वो कहीं बाहर नहीं दे सकता, पर वो चाहे तो किसी और से लैंड ले जरूर सकता है। सिमिलर विद दी एसटी, एसटी भी किसी और को नहीं दे सकता बट सिर्फ एक दूसरे एसटी को दे सकता है या फिर किसी और से लैंड ले सकता है। एंड सेम विद सहारिया। ये जो प्रोविजंस है वो उनका प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए थे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता था कि इन्हें हम ऐसा मान लेते थे क्योंकि इन्हें रिजर्वेशन भी इसी वजह से दिया गया है, तो उस टाइम पे क्या होता था जो अपर कास्ट है वो लोअर कास्ट से जमीन ले लेती और कहती थी कि नहीं हमने तो इनको बदले में पैसा दिया, जबकि बदले में कुछ देते नहीं थे, उनको कोवर्स करके, उनको इंटिमिडेट करके उनकी प्रॉपर्टी ले ली जाती थी। इसीलिए ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं जहाँ पर कि एससी की लैंड किसी भी अपर कास्ट वाले के पास जा ही नहीं सकती है।
फिर आता है कि लेटिंग या सब लेटिंग, मतलब लेट तो हम किसको करेंगे, टेनेंट को, सब लेट हम किसको करेंगे, सब टेनेंट को। तो ये भी कहाँ कहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है। सबसे पहले बोला है कि खुदाकश का जो होल्डर है, जो कि खुद अपनी लैंड को कल्टीवेट कर रहा है, वो लेट करेगा कब तक, अब बताएंगे यहाँ पर। फिर है नो खातेदार टेनेंट और हिज मॉर्गेजी शैल सबलेट होल और एनी पार्ट ऑफ द होल्डिंग्स एट वन टाइम। एक बार में 5 साल से ज्यादा वो नहीं दे सकते हैं। और मान लीजिए अभी 5 साल के लिए उन्होंने दे दिया, उसके बाद में उनको 2 साल तक रुकना ही पड़ेगा। 2 साल तक वो किसी को नहीं दे सकते। 5 साल तक दिया, फिर 2 साल तक किसी को नहीं दिया, तो इतना उनको वेट करना पड़ेगा। फिर है नो गैर खातेदार टेनेंट शैल सबलेट द होल और पार्ट ऑफ हिज होल्डिंग फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर। ये डिफरेंस है। हमने जो 4 तरह के टेनेंट्स पढ़े थे, हमने देखा था कि ये जो दोनों खातेदार टेनेंट और गैर खातेदार टेनेंट है, ये सिमिलर प्रोविजन है बट आपस में ऑपोजिट है। तो यहाँ पे खातेदार टेनेंट ज्यादा टाइम के लिए दे पा रहा है, वेयर ये जो नो गैर खातेदार टेनेंट है ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं दे पा रहा है, क्योंकि इसका नाम रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो कि खातेदार टेनेंट पर नहीं है। अब आता है मेंबर ऑफ एससी एसटी। ये हमने देख लिया कि ये सिर्फ खुद की कास्ट को दे सकते हैं, इनके पास सिमिलर राइट्स रहते हैं कि ये हेरिटेबल तो है, एससी के पास चले जाएंगे, बट वो एससी किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। सेम चीज है, हेरिटेबल बट नॉट ट्रांसफरेबल। अब है कि अगर कोई लैंड जो कि एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज हो रही है, जैसे कि एग्रो प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस या फिर प्लांटेशन, अब यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल दिया है जूली फ्लोरा, बट बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये कितने टाइम के लिए लेट या सबलेट कर सकते हैं, 15 साल के लिए। इनके पास जो टाइम लिमिट है वो 15 साल का है, बट अगर ये चाहें कुछ और परमिशन लेके एक्सटेंड करवा सकते हैं। एक्सटेंड भी ये 15 साल तक करवा सकते हैं, मतलब 15 तो इनको ओरिजिनली मिल गया, 15 ही एक्सटेंड करवा सकते हैं, तो टोटल कितना हो गया, 30 ईयर्स। सेम आ जाता है नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए, इसमें हो जाता है आपका 40 ईयर्स। 20 ईयर्स के लिए डायरेक्टली राइट्स मिल रहे हैं, 20 हम एक्सटेंड करवा सकते हैं, तो टोटल कितना हो गया, 40 ईयर्स। अब देखिए, बट जब भी किसी नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस की लैंड की बात होती है, तो वो सब्जेक्ट टू आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट रहेगा। उसमें हमने देखा था सेक्शन नंबर 98 कि कब हम यूज कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमें गवर्नमेंट की परमिशन लेना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे ये तभी हो सकता है जब हमने स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन ली हो। अब आता है कि और हम किस किस को लेट या सबलेट नहीं कर सकते। सबसे पहले माइनर, लूनेटिक और इडियट। ये हम ऑलरेडी सेकंड लेक्चर में देख चुके हैं कि हम माइनर, लूनेटिक या इडियट को क्यों नहीं देते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी क्यों नहीं ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर काम नहीं कर सकते। मतलब हम माइनर को सिर्फ वही चीज दे सकते हैं जिसमें कि उसका बेनिफिट हो रहा हो, हम उस पर कभी भी लाइबिलिटीज इंपोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में फिर एक्सेप्शन बनाना पड़ेगा और फिर चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है, फिर उस एक्सेप्शन का मिसयूज भी होने लगता है। इसीलिए साफ साफ कह दिया कि इन तीनों को तो प्रॉपर्टी जा ही नहीं सकती है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पे कुछ टैक्स या प्रीमियम पे करना होगा जो कि कर नहीं पाएंगे। फिर है डिवोर्स्ड वुमेन। ये देखिए, जब एक्ट बना था तो उस टाइम पे डिवोर्स वुमेन के पास इतने राइट्स नहीं होते थे, इसलिए इनको मेंशन किया गया है। डिसेबल्ड, तो ये भी माइनर, लूनेटिक और इडियट की कैटेगरी में ही आ जाएगा। फिर है मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। इनके लिए ना अलग से ही प्रोविजन बनाए जाते हैं, इनके लिए कोर्ट्स भी अलग से, इनके लिए एक्ट भी अलग से, और गवर्नमेंट इनको अलग ही तरह से ट्रीट करती है। इवन इनके तो कुछ फंडामेंटल राइट्स भी रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, इसलिए इनको अलग तरह से डील करेंगे। फिर है डिटेन्ड पर्सन। अब देखिए, डिटेन्ड पर्सन के राइट समझिए आप। मान लीजिए कोई पर्सन अभी जेल में है और उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी थी, तो जब तक वो जेल में है तब तक तो वो अपनी लाइबिलिटी फुलफिल कर ही नहीं सकता है। तो इसीलिए जब तक वो पर्सन डिटेंशन में है, यहाँ पे ये नहीं बोला है कि वो हमेशा के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, अंटिल ही इज इन डिटेंशन। जो जब उसका डिटेंशन खत्म हो जाएगा, जब वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह बाहर आ जाएगा, जब उसके पास फ्रीडम होगी सारे काम करने की, तब वो भी लेटिंग और सबलेटिंग कर सकता है। फिर है अ स्टूडेंट बिलो 25 ईयर्स। अब ये भी आप याद कर सकते हैं कि ऐसे पर्सन को भी हम कल्टीवेशन के लिए लैंड नहीं दे सकते हैं। फिर आता है चैप्टर नंबर 5, ये बात करता है सरेंडर, अबैंडनमेंट और एक्सटिंक्शन ऑफ टेनेंसीज के बारे में। चैप्टर नंबर 6 बात करता है इंप्रूवमेंट्स की। हमने भी देखा था कि अगर इंप्रूवमेंट होगा तो उसमें कॉम्पनसेशन कहीं ना कहीं मेस में प्रॉफिट में कवर हो जाएगा। अब देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो लैंड ओनर है, वो उस पर्टिकुलर लैंड पे इंप्रूवमेंट कर सकता है। अब अगर कोई पर्सन वहां पर रह रहा है, उसे लगता है कि नेसेसरी रिपेयर्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो ऑब्वियसली करेगा ही। फिर है खातेदार टेनेंट कैन मेक इंप्रूवमेंट आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम तहसीलदार। जो खातेदार टेनेंट है, जो कि थर्ड कैटेगरी ऑफ टेनेंट्स में आता है, वो अगर उसको इंप्रूवमेंट करवाने हैं तो वो करवा सकता है, मगर जो तहसीलदार है उसकी परमिशन लेके करवाएगा। और तहसीलदार के पास यहाँ पर राइट है कि वो ग्रांट कर भी सकता है, हाँ भी कर सकता है, मना भी कर सकता है। बट अगर किसी ने इंप्रूवमेंट किया है तो उसके लिए उसको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि अभी वहां पर रह रहा है, प्रेजेंट में वहां पर रह रहा है, और उसने इंप्रूवमेंट करवा दिया, अब वो लैंड ट्रांसफर हो जाती है किसी थर्ड पर्सन को, तो अब जिसने रहने के लिए इंप्रूवमेंट करवाया था उसका तो लॉस हो गया ना, तो ऐसे में उसको उस इंप्रूवमेंट के लिए कॉम्पनसेशन दिया जाता है। फिर है कि अब इंप्रूवमेंट, जब हर बात पे डिस्प्यूट हो सकते हैं, तो इंप्रूवमेंट पे भी डिस्प्यूट हो ही सकता है कि मैंने इतने का करवाया था, मुझे इतना पैसा पे नहीं किया, या मेरे करवाते ही लैंड किसी और को दे दी। तो ऐसे जो डिस्प्यूट होते हैं उनको डील किया जाएगा बाय असिस्टेंट कलेक्टर। अब बात करते हैं ट्रीज। अब क्योंकि ये टेनेंसी एक्ट है तो एग्रीकल्चर से तो डील करता ही है, तो यहाँ पे ट्रीज को एक्सक्लूसिवली कवर किया गया है चैप्टर 7 में। ये कहता है कि जो टेनेंट है वो ट्रीज प्लांट कर सकता है उस जगह पर, बट वो ट्रीज ऐसे होने चाहिए जो कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू डिमिनिश ना करें, और जस्ट बिकॉज कि उसने ऐसे पेड़ लगाए जो कि उस
पर्टिकुलर लैंड की वैल्यू डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, उल्टा इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अब फुल रेंट पे नहीं करेगा। मतलब कि जो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड के बेनिफिट में काम कर सकता है, काम करना एज पेड़ लगा सकता है, पर उससे उसका रेंट कम नहीं होगा। और दूसरा कि वो लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट कुछ भी काम नहीं कर सकता, मतलब कि उस प्रॉपर्टी को डिमिनिश करने वाले पेड़ तो वो नहीं लगा सकता है वहां पर। फिर है कि जो टेनेंट है उसके पास ये राइट भी रहता है कि वो किसी गवर्नमेंट लैंड, मान लीजिए ये दो प्रॉपर्टीज हैं, ये एडजेसेंट प्रॉपर्टी है, एक जगह पे टेनेंट रह रहा है और एक है गवर्नमेंट की लैंड, तो वो चाहे तो यहाँ पर भी पेड़ लगा सकता है। और कोई प्रॉपर्टी है जो कि अलॉन्ग साइड द पब्लिक रोड एडजॉइनिंग टू हिज होल्डिंग, तो ऐसे में भी वो पेड़ लगा सकता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना पेड़ लगाना तो पुण्य का काम है। तो पेड़ लगाने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट कि वो हिंडर नहीं करना चाहिए किसी भी तरह के डेवलपमेंट को या फिर पब्लिक इंटरेस्ट को। फिर है कि ट्रीज हम लगा तो सकते हैं पर हम हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि पेड़ लगाना पुण्य का काम है, तो हम उनको हटाएंगे नहीं। फिर है एक खातेदार tenant holding land below the ceiling area may remove tree standing on his holiday for any purpose। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि सबसे पहली बात तो कि अगर कोई खातेदार टेनेंट है, मतलब कि कोई भी पर्सन अगर उसको अपना राइट एक्सरसाइज करना है तो वो खुद वहां पर लॉफुल पोजीशन या लॉफुल अथॉरिटी में होना चाहिए, मतलब कि सीलिंग एरिया से कम। अगर वो सीलिंग एरिया से ज्यादा प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो उसके पास वैसे ही कोई राइट नहीं रहेगा, वो तो खुद एक ट्रेसपासर या ऑफेंसर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ऐसे में अगर वो खुद सही है, सीलिंग एरिया से कम उसके पास लैंड है, वो खुद अपने सारे राइट्स एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो ट्रीज हटा सकते हैं। किस केस में? उसके खुद के पर्पज के लिए, कि या तो वहां पर उसको एग्रीकल्चर करना है या फिर उसको वो पर्टिकुलर बॉन फायर के लिए चाहिए। तो अगर कोई रीजनेबल जरूरत है तो ऐसे में वो हटा सकता है। फिर आता है अब गैर खातेदार टेनेंट। अब देखिए खातेदार टेनेंट हटा सकता है अगर उसे नॉर्मली कोई जरूरत हो, बट जो गैर खातेदार टेनेंट है वो नहीं हटा सकता, उसके लिए उसको परमिशन चाहिए, और परमिशन किसकी चाहिए? तहसीलदार की। फिर आता है सब टेनेंट। अगर सब टेनेंट, एक हो गया टेनेंट वो खुद से हटा सकता है, ये हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। बट अगर कोई सब टेनेंट है, हटा वो भी सकता है बट उसको परमिशन चाहिए लैंड ओनर की। फिर आता है ऑल डिस्प्यूट। अगर इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट था तो वो डील करेगा आपका असिस्टेंट कलेक्टर। और अगर यहाँ जो कि ट्री से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो किसके द्वारा डील किए जाएंगे? तहसीलदार के द्वारा। फिर है कि अगर ऐसा कोई ऑर्डर था कि ऐसा करना है या उसने नहीं किया, या उसे बोला गया करना है उसने नहीं किया, तो ऐसे में ब्रीच हो जाएगा। और पेनल्टी कितनी मिलेगी? 100 रुपीज पर ट्री। एक पेड़ के हटा देने पे 100 रुपए, और डबल पेनल्टी मिलेगी अगर उसने बाद में सब्सिक्वेंट कोई कॉन्ट्रीवेंशन किया है तो। अब आता है डिक्लेरेटरी सूट। ये हम ऑलरेडी ब्रीफ में समझ चुके हैं, एक बार मैं इसे आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ। एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी ए टेनेंट और को टेनेंट, मतलब कि उस वहाँ पे जॉइंट पोजेशन भी हो सकता है और वो खुद से अकेला इंडिविजुअल टेनेंट भी हो सकता है। मे स्यू, ये आपका आएगा स्यू, SUE। स्यू मतलब कि अपन किसी को सूट फाइल कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। स्यू फॉर अ declaration that he is tenant or for declaration his share in such joint tenancy, any suit can be done for declaration of class to tenancy boundaries of the holding, the rent payable in respect of the holding term of tenancy। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, अगर आपको लिखना हो तो आप सिंपल ये लिख सकते हैं कि कोई भी टेनेंट या को टेनेंट भी सू कर सकता है अगर उसका लीगल कैरेक्टर या उसका लीगल राइट कोई डिनाई कर रहा हो तो। ऐसे में वो सिर्फ अपने राइट के लिए नहीं जा सकता, अगर उसने कोई रेंट दिया और उसको भी कोई मान नहीं रहा है या उसके पास प्रूफ है या उसकी बाउंड्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी डिक्लेयर करवाया जा सकता है। फिर आता है चैप्टर नंबर 9, ये बात करता है डिटर्मिनेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रेंट। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितना रेंट होगा। दूसरा, जो टेनेंट है वो कैश में भी दे सकता है और काइंड में भी दे सकता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब कोई एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है तो उस पर डायरेक्टली तो पेमेंट मांग ही सकते हैं हम कि आप इतना पे कर दीजिए, इतनी बड़ी लैंड है। बट अगर हम चाहें तो उसका जो प्रोड्यूस है हम उसका फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, तो वो काइंड या कैश दोनों तरह से हो सकता है। फिर है कि जो रेंट होगा वो किसी भी हालत में 1/6 से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब कि आपका जो ग्रोस प्रोड्यूस था उसका 1/6 पार्ट से ज्यादा हम उससे नहीं मांग सकते, क्योंकि फिर तो हम सब कुछ ही मांग लेंगे उससे। फिर आता है वेयर क्रॉप शेयरिंग बाय लैंड होल्डर्स इज कॉन्ट्रैक्टेड विद सब टेनेंट्स और टेनेंट्स और खुदाकश, मतलब कि इन तीनों लोगों की बात है। एंड द लैंड होल्डर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप शेयरिंग एक्सपेंसेस ऑन मैन्यूअर एंड सीड टू द एक्सटेंट ऑफ 50%। अगर यहाँ पर उसका लैंड होल्डर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उस क्रॉप में, जैसे कि वो एक्सपेंस शेयर कर रहा है या फिर उसने सीड का कुछ एक्सपेंस शेयर किया है, तो ऐसे में वो रेंट बढ़ाकर मांग सकता है, 1/4 हो सकता है वो। फिर है रेंट रेट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन प्राइस प्राइस इन मंडी। ये अगेन डिस्क्रिप्शन वाली बात हो जाती है, अगर आपने सुना हो तो हम ये लोग खुद भी देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर जगह है उसका ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा है कि वहाँ पर गेहूं ज्यादा अच्छा उगता है, या फिर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है और कोई ऐसा एरिया जहाँ पर खेती उतनी नहीं होती है। तो मान लीजिए अगर हम दोनों को बिल्कुल इक्वल स्टैंड पर रख देंगे तो एक पर्सन को तो प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि उसको खेती ज्यादा हो रही है और उसे पैसा कम देना पड़ रहा है, वेयर एज जो दूसरा वाला पर्सन है उसको तो लॉस हो जाएगा क्योंकि उसकी जो जमीन है वो इस तरह की है कि उसमें इतनी खेती हो ही नहीं रही है जितना उसको पे करना पड़ रहा है, तो वो तो लॉस में चला जाएगा। इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन डिसाइड किया जाता है कि इसका रेंट कितना होगा। अब आता है कि जो रेंट रेट ऑफिसर, अब क्योंकि रेंट में भी तो डिस्प्यूट हो सकता है, जब हमने हर चीज के डिस्प्यूट के लिए अथॉरिटीज बनाई है तो यहाँ क्यों नहीं, तो उसको हम कहेंगे रेंट रेट ऑफिसर। वो डिटरमाइन करेगा रेंट रेट को, और अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूटेड मैटर्स है तो उनको डिसाइड करेगा।
अब देखिए रेमिशन या सस्पेंशन ऑफ रेंट, ये बिल्कुल हो सकता है अगर कोई एग्रीकल्चरल कैलामिटीज है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक जगह है वहाँ पे बहुत अच्छी पैदावार होती हुई आई है, बट अभी वहाँ पे ड्राउट हो गया या फिर फ्लड आ गया, तो अब क्योंकि ये एक एग्रीकल्चरल कैलामिटी है तो वहाँ पे अभी तो प्रॉपर्ली पैदावार हो नहीं पा रही है, इसी वजह से जो रेंट है उसको कम कर दिया जा सकता है डिपेंडिंग कि किस तरह की इमरजेंसी है। अब आता है चैप्टर नंबर 10। ये बात करता है पेमेंट एंड रिकवरी ऑफ रेंट की। टेनेंट शेल पे द रेंट टू दी लैंड होल्डर। ये तो सिंपल सी बात है कि टेनेंट ने जिसके अंडर से राइट लिए थे वो उसको रेंट पे करेगा। जो कलेक्टर है वो बताएगा कि किसका कितना पेमेंट है। लिस्ट ऑफ करंट प्राइस ऑफ फूड, ये टाइम टू टाइम बता दिया जाएगा कि फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स, इन सब का जो हम मनी वैल्यू असेस करना है, ये सारी चीजें मतलब कि कलेक्टर बताएगा। दो ही लोग बताते हैं, या तो कलेक्टर बताएगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। तो यहाँ पे कलेक्टर बताता है करंट प्राइस ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स। फिर है कि जो रेंट हमें देना है वो हम इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं। उसके बाद है लैंड होल्डर कैन रिकवर अरियर्स बाय सूट और बाय नोटिस। ये हो गया हमारा सूट वाली बात। जैसे कि कोई लैंड होल्डर है, उसने टेनेंट को दे दी प्रॉपर्टी, बट अब वो टेनेंट पे नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में लैंड होल्डर के पास क्या राइट रहते हैं, वो या तो उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है या फिर उसे नोटिस दे सकता है और पूरा प्रोसीजर चलाएगा। उसमें भी एट दी एंड तो उसको सूट ही फाइल करना पड़ेगा, बट स्टार्टिंग वो नोटिस से कर सकता है। फिर है रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑन अकाउंट ऑफ इरिगेशन ड्यूज और ऑन अकाउंट ऑफ नल बात। अगर नल बात राइट्स हैं जो कि बहुत ही सिंपल राइट्स थे, और जो इरिगेशन ड्यूज है उसमें भी हम सूट फाइल कर सकते हैं। सूट तो देखिए हमारा इनहेरेंट राइट है कि हम फाइल कर ही सकते हैं। फिर है रेंट पेएबल टू गवर्नमेंट शैल बी पेड इन दी फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये हमने आज का लेक्चर स्टार्ट करते करते ही देख लिया था कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट को हमें कुछ पे करना होता है तो वो हम लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में पे करते हैं। अब आता है इजेक्टमेंट, मतलब कि हमें इविक्ट करना है। अब इविक्ट कैसे होगा और क्यों होगा और कौन होगा वो हम देखेंगे। टेनेंट कब कब इविक्ट हो सकता है, फ्रॉम हिज लैंड होल्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ मेनी रीजन। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला कि उसने रेंट नहीं किया, या फिर वो इलीगल ट्रांसफर कर रहा है या सबलेट कर रहा है, मतलब कि उसको प्रॉपर्टी दी गई थी खुद के रहने के लिए, अब वो आगे किसी को ट्रांसफर कर रहा है इलीगली या फिर बिना परमिशन के सबलेट कर रहा है, तो उसे हम इविक्ट कर देंगे। या फिर डेट्रीमेंटल एक्ट या ब्रीच ऑफ कंडीशन या ट्रेसपासिंग, ऐसा कुछ भी वो कर रहा है जो कि उस प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रवेंशन में उस प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है या फिर लैंड ओनर के राइट्स को हार्म कर रहा है, तो हम टेनेंट को हटा सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इसको हमने एग्जॉस्टिव नहीं बताया है। फिर है ऑन इविक्शन कॉम्पनसेशन फॉर इविक्शन कैन ऑल्सो शैल बी बाय पुलिस। मतलब कि सबसे पहली बात तो अगर किसी का गलत इविक्शन हुआ है, अब ये दो चीजें हैं, इनको आप साथ में पढ़िए। देयर आर रेमेडीज फॉर रॉन्गफुल इजेक्टमेंट। किसी को हमने इविक्ट किया, अब हमें प्राइमा फेसाई लग रहा था कि टेनेंट की गलती है तो हमने उसे इविक्ट कर दिया, बट हमें बाद में पता लगता है कि जो टेनेंट था उसकी तो गलती ही नहीं थी, यहाँ पे बात तो कुछ और ही थी। तो ऐसे में जो टेनेंट है उसको हम कॉम्पनसेशन दिलवा सकते हैं, उसके पास रेमेडीज रहती हैं, और ऐसे में हम पुलिस की हेल्प भी ले सकते हैं। अब आता है चैप्टर नंबर 12, ग्रांट ऑफ लैंड। ये कहता है लैंड कैन बी ग्रांटेड ऑन favorable rate of rent under which grantee shall be considered as खातेदार tenant and he shall be liable to pay rent। मतलब कि अगर हमें किसी को रेंट पे देनी है कोई भी पर्टिकुलर लैंड, तो यहाँ पे जो ग्रांटी होगा, मतलब कि जिसको वो लैंड मिल रही है उसको हम कहेंगे खातेदार टेनेंट, और उसको वहाँ का रेंट देना पड़ेगा। ये तो ऑब्वियस है कि अगर वो लैंड ले रहा है तो उसको उसका रेंट तो देना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं पे करता है तो हम अभी अभी चैप्टर 11 में देख कर आए कि उसका वहाँ से इजेक्टमेंट हो जाएगा। फिर है कि ये जो ग्रांटी है, मतलब कि जिसको लैंड दी गई है वो अगर कोई ग्राम सेवक है, वो एक विलेज सर्वेंट है, तो ऐसे में उसको कोई रेंट पे करने की जरूरत नहीं होती है जनरल केसेस में। इसीलिए हम उसको गैर खातेदार टेनेंट भी कहते हैं, क्योंकि उसका नाम तो कहीं आ ही नहीं रहा है, वो तो नॉर्मली वो प्रॉपर्टी रख रहा है, उसका कोई कोई डॉक्यूमेंट्स पे नाम नहीं आ रहा है, कहीं कोई रजिस्ट्रेशन पे नाम नहीं आ रहा है। तो इसीलिए अगर ऐसे में वो जो ग्राम सेवक है, जो पब्लिक सर्वेंट है, वो ठीक से यूज नहीं कर रहा है, मतलब कि मान लीजिए उसे दिया गया था एक पर्टिकुलर एक्स वाई जेड पर्पज के लिए यूज करने को, अभी वो उस पर्पज के लिए यूज नहीं करके किसी और पर्पज के लिए यूज कर रहा है, तो जो कलेक्टर है उसके पास ये राइट है कि वो या तो उसे इविक्ट कर सकता है और नोटिस दे देगा कि तुमको इतने टाइम में ये लैंड खाली करनी है, या फिर उसे डायरेक्टली इविक्ट कर दिया जाएगा। अब आता है चैप्टर नंबर 13। इट टॉक्स अबाउट ग्रूव होल्डर। ये कहता है ग्रूव होल्डर में कट, सेल और रीप्लांट ट्रीज। अब उन्हीं की प्रॉपर्टी है तो वो काटें, बेचे या दोबारा से लगाएं, उन्हीं का राइट है पूरा। उनके पास राइट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी रहता है। फिर है ही कैन सेल, गिफ्ट और मॉर्गेज हिज लैंड होल्डिंग। अगेन उनकी प्रॉपर्टी है, वो जो चाहे कर सकते हैं, रीजनेबल जो चाहे कर सकते हैं। फिर है ही कैन कलेक्ट एंड सेल दी प्रोड्यूस। कलेक्ट भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। अब अगर उनको ये अपनी लैंड होल्डिंग किसी को देनी है, मान लीजिए उनको लीज पर देना है, तो वो 3 साल तक दे सकते हैं। यहाँ पर जो टाइम पीरियड है उसे फिक्स किया गया है। और जो रेंट होगा फॉर सच ग्रुप होल्डर्स, और या फिर वो जो लैंड है उसके लिए, वो हमेशा कैश में ही होगा। यहाँ पर कोई काइंड मेंशन नहीं किया है, जो कि एग्रीकल्चरल लैंड के लिए काइंड में भी एडमिसिबल था। फिर है कि जो ग्रुप्स हैं वो सबलेटिंग के लिए भी दिए जा सकते हैं, और जो ग्रुप होल्डर है उसको हटाया भी जा सकता है उस लैंड होल्डिंग के लिए, अगर उन्होंने नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, मतलब कि अगर उन्होंने रेंट नहीं दिया तो ये तो अच्छा खासा इविक्शन का ग्राउंड बनता है, उसे हटा ही सकते हैं अपन। अब आता है इजारदार और ठेकेदार। ये हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में डील किया था कि इजारदार और ठेकेदार कौन होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को यूज ले रहे हैं इन
रेफरेंस ऑफ कि वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे रेंट दे रहे हैं और उस प्रॉपर्टी को ये लोग खुद यूज करने वाले हैं। इजारदार और ठेकेदार शैल हैव मेनी राइट्स सच एज राइट टू स्यू फॉर इनहैंसमेंट ऑफ रेंट, कि अगर तुम अनरीजनेबली रेंट हटाते जाओगे, बढ़ा रहे हो मतलब किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे अनरीजनेबली, तो हम उस इनहैंसमेंट ऑफ रेंट के लिए भी सू कर सकते हैं। फिर है इजेक्शन ऑफ टेनेंट, अगर किसी को इजेक्ट कर दिया है, इविक्ट कर दिया तो उसके लिए भी हम फाइल कर सकते हैं। फिर है अगर कुछ इंप्रूवमेंट किया है तो इंप्रूवमेंट राइट्स भी है इनके पास। राइट टू कट ट्रीज, अभी हमने देखा था चैप्टर नंबर 7 टॉक्स अबाउट ट्रीज, कि अगर ट्रीज को बिना मतलब से काटा जा रहा है तो वो भी एक पेनल्टी होती है। 100 रुपए की पेनल्टी लगाई गई थी। और ये भी कुछ राइट्स हैं जो कि दिए गए हैं इजारदार और ठेकेदार को, इसके केस में वो स्यू कर सकते हैं। फिर है इफ द इजारदार डज नॉट पे रेंट देन ही कैन बी इविक्टेड फ्रॉम हिज लैंड होल्डिंग, अदरवाइज ही कैन ऑल्सो सरेंडर हिज राइट्स ऑन लैंड होल्डिंग। मतलब कि इजारदार को वो लैंड दी गई थी कि आप यहाँ पर रहिए, आप इस लैंड को यूज करिए, बदले में हमें आप रेंट दे दीजिए, बट ड्यू टू एनी रीजन अगर वो रेंट नहीं दे पाता है तो या तो उनका इविक्शन हो जाएगा, या फिर वो खुद से भी वो जो राइट्स हैं सरेंडर कर सकते हैं कि ठीक है अब मैं यहाँ नहीं रह पा रहा हूँ, आप देख लीजिए क्या करना है। बताइए चैप्टर नंबर 15, ये बात करता है प्रोसीजर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स की। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, सूट हो सकते हैं, अपील्स हो सकती हैं, एप्लीकेशन हो सकते हैं, रेफरेंसेस हो सकती है, और भी सारी प्रोसीडिंग जो कि रेवेन्यू कोर्ट नॉर्मली डील करता है। और यहाँ पर अपील भी दी जा सकती है, मान लीजिए कोई डिग्री पास हुई और हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो हम ऑब्वियसली उसमें अपील के लिए जा सकते हैं। अब देखिए किसकी अपील किसको जाती है, यहाँ पे जो अथॉरिटीज है उनके अगेंस्ट अगर कोई ऑर्डर पास उन्होंने किया है तो उनके अगेंस्ट जा सकती है अपील यहाँ पर। और यहाँ पे बताया गया है टाइम पीरियड। तो सबसे पहले अगर तहसीलदार ने कोई डिग्री दी है तो वो जाएगी कलेक्टर के पास उसकी अपील। अगर कलेक्टर या सब कलेक्टर ने कोई डिग्री ग्रांट की है तो उसकी अपील जाएगी रेवेन्यू एपिलेट अथॉरिटी के पास। और रेवेन्यू एपिलेट अथॉरिटी ने कोई डिग्री दी है तो वो जाएगी रेवेन्यू बोर्ड के पास। तहसीलदार को कलेक्टर के पास जाने के लिए टाइम मिलता है 30 डेज, कलेक्टर या सब कलेक्टर को रेवेन्यू एपिलेट अथॉरिटी में जाने का टाइम मिलता है 60 डेज, और लास्ट में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाने का टाइम मिलता है 90 डेज। ये दोनों ही एक्ट्स में सेम है तो ये याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। फिर है कि जो रेवेन्यू कोर्ट है उनके पास राइट टू रिव्यू होता है। अब देखिए राइट टू रिव्यू, रिव्यू का मतलब रिव्यू, इस वर्ड को तोड़कर देखिए, मतलब कि खुद के ही डिसीजन को फिर से देखना। मान लीजिए कोई क्लेरिकल एरर हो गई है छोटा मोटा कुछ, या फिर कोई ऐसी क्लेरिकल एरर जिसकी वजह से जजमेंट पे फर्क पड़ सकता है, तो ऐसे में जो पार्टीज हैं डिस्प्यूट की वो ये फाइल कर सकती हैं कि आप प्लीज इस डिसीजन को रिव्यू करिए। रिव्यू के लिए हम किसी और के पास नहीं जाते, सेम कोर्ट के पास ही जाते हैं। फिर है जो रेवेन्यू बोर्ड है वो रिव्यू कर सकता है जजमेंट ऑफ दूसरा रेवेन्यू कोर्ट। अब ये डिपेंड करता है हायरार्की में, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है, बाकी सब एक दूसरे के पास अपील के लिए जा सकते हैं डिपेंडिंग की किसकी हायरार्की लोअर है किसकी अपर है। अब आता है चैप्टर नंबर 6, ये 16, ये बात करता है आपका मिसलेनियस प्रोविजंस के बारे में। सबसे पहले ये जो आपका एक्ट है वो यूनिफॉर्मिटी लेकर आया, मतलब कि इस एक्ट से पहले ऐसे बहुत सारे लॉज थे जो कि अलग अलग तरह से, मान लीजिए एक छोटा सा एक्ट बना हुआ था नलबात के ऊपर, एक छोटा सा लॉ बना हुआ था खातेदार और गैर खातेदार टेनेंट, मतलब कि सब चीजें अलग अलग तरह से उस टाइम पे यूज हो रही थी, तो उन सबको यूनिफॉर्मली एक जगह पर लेकर आया था ये पर्टिकुलर एक्ट। फिर है कि यहाँ पर स्टेट को पावर दी गई थी एज ए लैंड होल्डर। This act provides that the landholder rights are vested in the state. This is beneficial for the landless tenants and for the protection of their rights. अब ये जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजन इसलिए है, समझने की कोशिश करिए। अगर आप में से किसी ने भी ऐसा सुना हो कि हमारी जो लैंड है वो हमारी नहीं है, हमने लीज पर ले रखी है, एज इन की हमारी ये गवर्नमेंट की लैंड है, गवर्नमेंट जब चाहे वो हमसे ले सकती है, तो ये जो हम कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारी प्रॉपर्टी है उस पर कहीं ना कहीं स्टेट का एक लैंड होल्डर का राइट रहता है। और ये किसके लिए बेनिफिशियल है, लैंडलेस टेनेंट्स जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए, और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स। फिर है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। हमने देखा था कि जो एससी एसटी और सहारिया हैं वो सब अपनी प्रॉपर्टी हेरिटेबल तरह से दे सकते हैं, बट वो ट्रांसफर नहीं कर सकते टू दी अपर क्लास पीपल। फिर है कि यहाँ पर टेनेंट्स के लिए भी उतने ही प्रोविजन है जितने कि लैंड होल्डर्स के लिए, मतलब बेसिकली ये राइट दोनों लोगों के राइट प्रोटेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि ये एक्ट सिर्फ एक ही साइड को फेवर कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए सिर्फ ओनर्स को फेवर कर रहा होता है और टेनेंट्स को अगेंस्ट में बता रहा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक्ट दोनों तरह से डील करता है। और हमने इविक्शन के प्रोविजंस तो बिल्कुल बताए हैं चैप्टर 11 में, बट अगर वही इलीगल इविक्शन हो रहा है, किसी को इलीगली तरीके से हटाया जा रहा है, तो उसके लिए भी हमने प्रोटेक्शन दिया है, उसके लिए भी हमने रेमेडीज दी हुई है इस एक्ट में। अब आता है फैसिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर किसी ने इम्प्रूवमेंट कराया तो उसका कॉम्पनसेशन मिलेगा। टेनेंट्स की 4 कैटेगरीज बताई गई हैं यहाँ पर। फिर है इलीगल रेंट और फोर्स्ड लेबर। रेंट हमने बता दिया कि जितना फिक्स होगा उतना ही देंगे। फिर दूसरा है फोर्स्ड लेबर, ये तो अगेन अलाउड ही नहीं है। फिर है प्रोटेक्शन फॉर इंक्रोचमेंट, अगर हम गवर्नमेंट की लैंड को इंक्रोच कर रहे हैं या किसी और की लैंड पे हम अपना हक जमा रहे हैं तो वहाँ भी इसको प्रोटेक्ट किया गया है, ट्रेसपासर की तरह से उसको हम इविक्ट करवा सकते हैं। फिर है therefore this act is in favor of the tenants as well as the socially and economically backward people, ये सभी के फेवर में है, ये एक बैलेंस्ड एक्ट है। अब आता है रिसेंट अमेंडमेंट, क्योंकि ये एक्ट बहुत पुराना है तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ अमेंडमेंट की नीड थी ताकि ये प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग चल सके।
अब सबसे पहला आता है राजस्थान टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2010। इसमें देखिए एक नया सेक्शन लगाया गया था, 251 ए को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर कर रहा है, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दे रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसको परमिट कर सकती है, खातेदार टेनेंट्स को परमिट कर सकती है, ताकि वो किसी और जो खाते, मतलब कि मान लीजिए ये एक खातेदार टेनेंट है, स्टेट गवर्नमेंट इसको एम्पावर कर सकती है कि ये कोई दूसरा खातेदार टेनेंट है, उसकी जो होल्डिंग्स है उसके नीचे से आप अंडरग्राउंड पाइपलाइन निकाल सकते हैं, बट ये सिर्फ बेनिफिशियल पर्पज के लिए हो सकता है, टू क्रिएट अ न्यू वे और टू एनलार्ज और वाइडन दी एग्जिस्टिंग वे, बेसिकली सिर्फ बेनिफिट में हो सकता है। फिर देखिए द अमेंडमेंट एक्ट प्लेसेस द अथॉरिटी टू सेटल द क्लेम्स ऑन पैसेज ड्रेन एंड पाइपलाइन ऑन द सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ एरिया, मतलब कि ये एक नया राइट दे दिया इन्होंने एसडीओ को कि वो ये वाली जो क्लेम्स है उनको सेटल करवा सकता है, और ऐसे में सब डिविजनल ऑफिसर को ही राइट दिया है कि वो कॉम्पनसेशन भी बताएंगे कि किसको कितना कॉम्पनसेशन देने की नीड है। अब आता है दूसरा अमेंडमेंट एक्ट, ये पहले आया 2010 में, फिर आया 2014 में। ये कहता है कि इसने एक नया सेक्शन डाला, सेक्शन नंबर 45। अब क्योंकि सेक्शन नंबर 45 पे कुछ ए नहीं है तो ऐड नहीं हुआ, यहीं पे कुछ चेंजेस किए गए हैं। ये बताता है कि जो आपका खुदाकश है, खुदाकश कौन था, जो कि खुद अपनी लैंड को कल्टीवेट कर रहा है, या फिर कोई और लैंड ओनर, या फिर एनी खातेदार टेनेंट। इसमें ये बताया गया है, पहले हमने क्या देखा था कि जो खुदाकश है वो जनरली अपनी लैंड को लेटिंग के लिए नहीं दे सकता है, बट उसके बाद में जो प्रोविजंस बताए वहां पे ये बोला गया कि खुदाकश अपनी लैंड को लेट कर सकता है, टेनेंट को दे सकता है, और जो खातेदार टेनेंट है वो भी सब लेट कर सकता है, मतलब कि वो सब टेनेंट को दे सकता है। बस यहाँ पर टाइम फिक्स कर दिया गया है कि 10 साल तक के लिए, अप टू 10 ईयर्स, इससे ज्यादा नहीं होगा। और ये विद सब्जेक्ट टू कैसे चलेंगे, सब सेक्शन 5A और सेक्शन 90A ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट, मतलब कि ये तो आपको याद ही हो जाना चाहिए, हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि कोई अगर एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज होने वाली लैंड है हम उसे किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे। तो ऐसे में ये जो सेक्शन 45 है ये पावर तो देता है, बट कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट भी कर रहा है कि अगर आप वैसी किसी लैंड को यूज करने के लिए लेटिंग या सबलेटिंग के लिए किसी को दे रहे हैं तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेना नेसेसरी हो जाता है। अब आता है कि कहाँ कहाँ पर खातेदारी राइट्स नहीं होंगे। सबसे पहले रेलवे स्टेट की प्रॉपर्टी है, कैंटोनमेंट डिफेंस एरिया है, रिवर फ्लो एरिया क्योंकि वहाँ पर एलुवियन और डिलुवियन होता है, फिर है लैंड कवर्ड बाय वाटर, अब अगर वाटर से ही कवर्ड है तो वहाँ पे तो हम कैसे ही टेनेंसी कर पाएंगे। फिर है फॉर आर्मी कैंप, अगेन ये डिफेंस वाला एरिया है। फिर आ गया लैंड फॉर पार्क। अभी देखिए जो पार्क वाला पूरा एरिया है वो म्यूनिसिपैलिटीज गवर्न करती हैं, और म्यूनिसिपैलिटीज भी स्टेट गवर्नमेंट के ही अंदर आती हैं, तो ये भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी हो गई एजुकेशनल लैंड। फर्स्ट इसके दो तरीके हो सकते हैं कि या तो वो गवर्नमेंट ने लैंड डिफाइन करी हो, या फिर दूसरा कि पब्लिक बेनिफिट के लिए लैंड है तो हम इसे किसी नॉर्मल पर्पस के लिए नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इनको भी कुछ एग्जेम्पशन मिलती हैं बाकी सारी जो अर्बन लैंड होती है उनसे, जो कमर्शियल लैंड होती है उनसे ज्यादा। फिर बाद में आता है प्ले ग्राउंड, क्योंकि ये भी एक फिक्स कर दिया गया है। अब आता है लैंड ट्रांसफर रूल्स, मतलब कि गवर्नमेंट कैन ग्रांट राइट टू ट्रांसफर दी लैंड। अब देखिए ये तो हमने इस एक्ट में देखा कि गवर्नमेंट ने बता रखा है कि कौन सी लैंड लेट की जा सकती है, सबलेट की जा सकती है, और जैसे कि SC ST एंड सहारियाज है वो लोग नहीं ट्रांसफर कर सकते, तो ये सारा गवर्नमेंट बताती है। फिर आता है लैंड ऑफ SC कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी अदर, सिर्फ खुद में ही ट्रांसफर किया जा सकता है, ये भी एक है, इसका प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है राजस्थान टेनेंसी एक्ट। हमने लॉ कवर किया था 3 लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3। 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, वो भी आप देख सकते हैं, और थर्ड वाला हमने आज कवर कर लिया है। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो, आपके जो भी सजेशंस हो, जो भी ओपिनियंस हो, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके देन, बाय बाय।